ओके, हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, ठीक है, मज़े में होंगे। तो आज के हम लोग क्लास में इन टुडेज पार्टिकुलर क्लास हम लोग मॉडल एक्सिलरी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। आई होप आप लोगों ने प्रीवियस लेक्चर देख लिया होगा। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्या समझा कि एक्चुअली में एक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब होता क्या है, उसमें उसका फंक्शन क्या होता है, ठीक है, सेंटेंस में वो यूज किस लिए होता है, इस चीज़ को हम लोगों ने समझा। स्टैटिक वर्ब क्या होता है, डायनेमिक वर्ब क्या होता है, ये सारी चीज़ों को हम लोगों ने 2-3 लेक्चर में कवर कर लिया है। अब पार्टिकुलर मॉडल एक्सिलरी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है हर एक पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है ना, हर एक एग्जाम में बेसिकली एक वेटेज रखता है और इसके बिना आपकी स्पीकिंग भी अधूरी है ना, आपकी स्पीकिंग इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश भी इस पर डिपेंड करता है। बहुत सारे सेंटेंसेस में आप इसका यूज करना पड़ता है आपको, है ना। तो बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से, बहुत ही लॉजिकली इस चीज को समझेंगे। बस आप बिल्कुल कॉन्टिन्यूअसली लगे रहो, ठीक है ना। लास्ट तक वीडियो को देखोगे आपको बिल्कुल क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी किस चीज की, मॉडल एक्सिलरी की। एक्चुअली में ये क्या होता है, इसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है ना। ओके, बिल्कुल ही बोरिंग नहीं लगने वाला है, आप बिल्कुल लास्ट तक देखो, ठीक है। तो सबसे पहले एक बात बोलते हैं कि ये मॉडल एक्सिलरी एक्चुअली में होता क्या है, ये मॉडल वर्ब्स जिसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअली में होता क्या, ठीक है ना। तो आप बेसिकली बोलोगे कि सर ये तो कैन, कुड, ठीक है, विल, वुड, ये सब होता, ठीक है, वो कैन, कुड, विल, वुड होता है, आप सही जा रहे हो, लेकिन इसका फंक्शन क्या है, इसका मोटिव क्या है एक्चुअली में सेंटेंस में यूज करने का, ये आपको पता होना चाहिए, है ना। तो इसको अगर बोला जाए ना तो ये स्पीकर के मूड को रेफर करता है। क्या रेफर करता है? स्पीकर के मूड को रेफर करता है। और अब मेरे साथ आप कोऑर्डिनेट करते चलोगे, ठीक है ना। अगर आपको बोला जाए कि आप ये चीज बोलोगे, ठीक है, तो आप साथ साथ बोलते चलोगे तो आपके कोऑर्डिनेशन बना हुआ रहेगा, ठीक है, आपको मजा भी थोड़ा सा आने वाला है, ठीक है ना। तो क्या रेफर करता है सर? मूड को, ठीक है ना, स्पीकर के मूड को। जैसे इसको एक लाइन में लिखें, उसके बाद चीजों को बहुत अच्छे से समझते। पहले एक लाइन लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो लिखते हैं क्या, मॉडल एक्सिलरी, मॉडल एक्सिलरीज आर दोज हेल्पिंग वर्ब, क्या लिखा गया, मॉडल एक्सिलरीज आर दोज हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, विच रिप्रेजेंट, क्या बोलोगे, विच रिप्रेजेंट मूड ऑफ द स्पीकर। क्या रेफर करता है सर? मूड ऑफ द स्पीकर, समझे सर, ठीक है। क्या बोला गया? मॉडल एक्सिलरीज आर दोज हेल्पिंग वर्ब विच रिप्रेजेंट मूड ऑफ द स्पीकर, ठीक है ना। अब इस मूड की बात करते हैं तो ये मूड होता क्या है, ठीक है। तो मूड को आप बोल सकते हो क्या होता है सर? एटीट्यूड, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? एटीट्यूड। अब आप लोग एटीट्यूड को बोलोगे तो एटीट्यूड का तो बहुत सारा मीनिंग तैयार होता, ठीक है। एक तो एटीट्यूड, आप लोग जैसे बोलेंगे एटीट्यूड वर्ड की बात तो आप लोग वही एटीट्यूड समझोगे कि वो बंदा बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखा रहा है, एरोगेंस के सेंस में। बट एटीट्यूड का एक मीनिंग आपका थिंकिंग भी होता है, आपका सोच भी होता है। आप सेंटेंस बोल सकते हो कि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन योर एटीट्यूड। दुनिया में हर एक चीज आपकी सोच पे डिपेंड करती है, आप उसको मेकिंग ऑफ माइंड कैसे करते हो, है ना। और एक एटीट्यूड मींस होता है पॉइंट ऑफ व्यू, योर ओपिनियन एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है। तो यहां पे उसका सेंस क्या है, ठीक है, पॉइंट ऑफ व्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, दैट इज कॉल्ड एटीट्यूड या मूड। ओके, एक ओपिनियन को रेफर करता है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है इस चीज को लेकर। अच्छा, अब ये सारी चीजों को लिखे, इसको बहुत ही खूबसूरत एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। तो एक बार फिर से बोलोगे, आप लोग साथ साथ बोलोगे कि मॉडल एक्सिलरीज आर दोज हेल्पिंग वर्ब। ये भी इनफैक्ट मॉडल एक्सिलरीज है क्या, तो हेल्पिंग वर्ब ही है, विच रिप्रेजेंट मूड। क्या रेफर करता है सर? मूड को रेफर करता है, या मूड को आप बोल सकते हो क्या, एटीट्यूड। और ये एटीट्यूड का आप क्या बोल सकते हो, पॉइंट ऑफ व्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। अच्छा, अब इसको बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है, बहुत अच्छे से समझते हैं। जैसा लिखा गया, जैसे हम अपनी सिस्टर को बोलते हैं ना कि बाबू मेरे लिए 1 कप कॉफी बना दो ना, ठीक है, कुड यू मेक अ कप ऑफ कॉफी फॉर मी। तो वो बोलती है नहीं भाई मेरा मूड नहीं है, बिल्कुल ही मूड नहीं है, ठीक है, मेरा खुद सर दर्द कर रहा, ठीक है ना। देखो आप ऑब्जर्व करना, हम क्या बोल रहे हैं। देखो एक अच्छा लर्नर जो होता ना, वो एक बहुत ही अच्छा लिसनर होता, वो टीचर को सुनता है अच्छे से, तभी उसके कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आती है। आपको सुनने पे फोकस करना है कि सर बोला क्या जा रहा है, ठीक है। और लास्ट में आपको सारा का सारा नोट्स बिल्कुल ही हैंड रिटन पीडीएफ के फॉर्म में मिलेगा, आप उससे देखकर नोट्स बनाओगे, ठीक है। अभी सिर्फ आप सुनने पे, देखने पे, समझने पे फोकस करोगे, ठीक है ना, ठीक है। तो क्या बोला गया, मैंने अपनी सिस्टर से बोला कि बाबू 1 कप कॉफी बना दो मेरे लिए, ठीक है ना। तो बोली कि ना भाई मेरा मूड नहीं है। ओके, तो हम फिर से देखो, फिर से हमने बोला कि चॉकलेट मिलेंगे, तो बोलते रुक भाई अभी आई 2 मिनट में। देख रहे हो, तो आप ऑब्जर्वेशन से आपको पता चला क्या चेंज हुआ सर, मूड चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया?
मूड में चेंज आया, मेरी सिस्टर के मूड में चेंज हो गया। पहले वो बोल रही थी कि नहीं बनाने वाले कॉफी, और आप बोल रही है कि रुक भाई 2 मिनट में बना कर देते। ठीक है, तो मूड में चेंजिंग आया, समझ रहे हो। इसी चीज को रेफर करने के लिए हमारे पास कौन सा वर्ब है सर, मॉडल एक्जुलरी का यूज करते हैं इसी मूड को रेफर करने के लिए। ठीक है ना, जैसे बोला गया, आपसे पूछा गया, आप ही से पूछा जा रहा है, चाय पियोगे, बारिश हो रही है, ठीक है, बाहर अगर बारिश हो रही है और आपसे पूछा जाएगा चाय पियोगे, बोले हाँ पी लेंगे, ठीक है ना। और आप कुछ बोलने से शर्मा रहे हो, ठीक है, आपको पकौड़े खाने का भी मन है, स्नैक्स खाने का भी मन है, लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो, तो फिर हम ही ने आपसे पूछा कि सिर्फ चाय ही पियोगे या साथ में पकौड़े और स्नैक्स हो, तो तब आप बोलते हो कि तब तो मजा ही आ जाएगा सर। ठीक है ना, तो देख लो आपके मूड में एक एक्साइटमेंट आ रहा है। ठीक है ना, पहले आप बोलो हाँ चलो 1 कप चाय पी लेंगे, लेकिन अगर पकौड़े और स्नैक्स की बात आए तो आपके मूड में एक एक्साइटमेंट आया। इसी मूड को रेफर करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं सर, मॉडल एक्जुलरी। तो आपको आई होप समझ में आया होगा कि मॉडल एक्जुलरी का सेंटेंस में फंक्शन क्या होता है, ये कैसे किसी पर्सन के मूड को रेफर कर रहा है, या आप उसको एटीट्यूड बोलते हो, और एटीट्यूड इज पॉइंट ऑफ व्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। उस पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस मोमेंट पे, उस पर्सन का पर्सपेक्टिव, उसका मूड क्या रेफर कर रहा है, समझ रहे हो ना। ओके, अब इसको हम इसको कैटेगराइजेशन की बात करें ना, तो आप टोटल एक्सिलरी को क्या बोल सकते हो सर, साथ साथ आप कोऑर्डिनेट करते चलोगे, क्या लिखा गया बोलोगे, एक्सिलरी वर्ब को कितने लेवल पे हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं सर, 2 लेवल पे। कितने लेवल पे, 2 लेवल पे। एक आपका हुआ, क्या बोल सकते हैं आपको, प्योर मॉडल्स। कौन सा सर नाम बोलोगे आप लोग, प्योर मॉडल्स, ठीक है ना, क्या बोला गया, प्योर मॉडल्स, ठीक है। सेकेंड वन इज डिफेक्टिव, क्या बोला गया सर, डिफेक्टिव, बोलोगे आप लोग साथ में, क्या बोला गया, डिफेक्टिव, या इसे आप लोग बोल सकते हो सेमी मॉडल्स, क्या बोल सकते हो, सेमी मॉडल्स। ये 2 चीज आपको समझ में आई, ठीक है, कि एक्सिलरी वर्ब जिसे हम लोग, सॉरी, ये जो मॉडल्स है, मॉडल एक्सिलरी बोला गया, ठीक है ना, एक्सिलरी लिखा हुआ था, क्या मॉडल एक्सिलरी जो वर्ब है उसे बेसिकली हम लोग एक्सिलरी ही लिखा हुआ था, बेसिकली आगे क्या लगाना था, मॉडल। ये जो मॉडल एक्सिलरी है बेसिकली हम लोग इसे 2 लेवल पे कैटेगराइज किए, एक प्योर मॉडल्स एंड दूसरा डिफेक्टिव या सेमी मॉडल्स। यहां तक आप लोग समझे ना। अब ये जो प्योर मॉडल है सर, ये क्या क्या होता है तो आप लोग बेसिकली जानते हो। अब इसका नेम से भी आगे जब हम लोग बढ़ेंगे तो इसका नाम आपको समझोगे कि इसका नाम डिफेक्टिव क्यों रखा गया या सेमी मॉडल्स क्यों रखा गया, ठीक है ना, बिल्कुल आराम से समझते जाएंगे चीजों को। तो ये जो प्योर मॉडल्स हमारा होता है, क्या क्या सर बोलोगे आप लोग, कैन कुड, क्या हो गया, कैन कुड, मे माइट, मे माइट, क्या बोलोगे, शैल शुड, ठीक है ना, और क्या बोल सकते हो, मस्ट, मस्ट होता है हमारा, और क्या होता है सर, आउट टू, ठीक है ना, हैज टू एंड हैव टू भी बेसिकली होता है हमारा, मॉडल्स के तरीके से यूज होता है, क्लियर। और एक होता है हमारा सर हैड, बेटर भी कभी कभी यूज होता है, सारे के फंक्शन को समझेंगे। ओके, बेसिकली आज ये चीजें आपको समझ में आई। आप एक होता है बिल वुड सर, ठीक है, बिल एंड वुड, ये सब हमारे क्या है सर, प्योर मॉडल्स। आप डिफेक्टिव मॉडल्स की बात करोगे तो डिफेक्टिव में हमारा होगा यूज टू, कौन सा, यूज टू, एक हो गया डेयर, एंड थर्ड वन इज नीड, क्लियर, समझ रहे हो ना। डिफेक्टिव में हमारा यूज टू, डेयर एंड नीड। अब ओवरऑल सारे के फंक्शन को हमको, सारे फंक्शंस को हम लोग 1 by 1, ठीक है ना, हर एक मॉडल्स का क्या यूसेज होता है सेंटेंस में, कौन से सिचुएशन में हम लोग यूज करेंगे उसको समझना है। थोड़ा सा रुकोगे, एक्चुअली में आप लोग जो है बेसिकली मॉडल्स को जब लिखते हो सेंटेंस में तो आप लोग हिंदी, आपके माइंड में हिंदी आता है, ठीक है ना। जैसे बोला जाए कि आपको ये करना चाहिए तो आप लोग चाहिए के सेंस में शुड यूज करते हो, ठीक है ना। ये थोड़ा सा लॉजिक को माइंड से निकालने की कोशिश करो, आप सिचुएशन को समझने की कोशिश करो, पॉइंट को, कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करो। अच्छा ये बताओ, खुद ही बताओ आप लोग कि जहां पे हिंदी नहीं बोला जाता होगा, बाय द वे, ठीक है, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में हिंदी बोला जाता था, हम लोग चाहिए रेफर करते। केरला चले जाए तो केरला में तो चाहिए कोई नहीं बोलने वाला है, फिर भी वो लोग शुड क्यों यूज करता सर, क्लियर ना। तो हिंदी कहीं ना कहीं आपको, अगर हिंदी के लेवल पे आप समझोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है, क्योंकि बहुत सारी जगह पे चाहिए नहीं आएगा लेकिन फिर भी आपको शुड लिखना पड़ेगा, बहुत सारी जगह पे सकना या सकता नहीं आएगा लेकिन फिर भी आपको क्या लिखना पड़ेगा। तो हिंदी को थोड़ा सा साइड रखोगे, ऐसा नहीं कि हिंदी पे हमें प्राउड नहीं है, हिंदी हमारा मदर टंग है तो उस चीज पे हमें प्राउड है, बिल्कुल ही, ठीक है ना। लेकिन आपको इंग्लिश को इंग्लिश टू इंग्लिश समझोगे तो ज्यादा अच्छे से चीजें समझ में आएगी, डाउट नहीं होगा उस चीज पे। ओके, तो अब हम लोग 1 by 1 सारे के यूसेस को समझेंगे कि कैन का क्या फंक्शन होता है, कुड का, यूज, और ये सब डिफेक्टिव एंड सेमी मॉडल्स को समझेंगे। ओके, तो आप लोग एक नजर देख लो, फिर हम लोग लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। ओके गाइस, अब हम लोग 1 by 1 सारे चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना, पेशेंसली आप लोग देखोगे, ठीक है। फर्स्ट हमारी सिचुएशन आती है परमिशन की, क्या लेने की, परमिशन।
तो अब देखो बेसिकली परमिशन किसी से लिया जा सकता है या परमिशन किसी को दिया जा सकता है, ठीक है, गिव एंड टेक का सिचुएशन होता है। बेसिकली आपके पास पावर है तो आप किसी से क्या करोगे, किसी को परमिशन दोगे, ठीक है ना, लेकिन आपके पास पावर नहीं, आप स्टूडेंट हो तो आप टीचर से अपने बड़ों से क्या लोगे, परमिशन लोगे, ठीक है। तो गिव एंड टेक का सिचुएशन आता है बेसिकली परमिशन लेने एंड देने का, क्लियर। तो अब आपको समझना होगा कि परमिशन की जहां तक बात आती है, किस चीज की, परमिशन लेने की बात आती है, तो आप दो मॉडल्स का यूज करते हो, ठीक है, दो मॉडल एक्सिलरी का यूज किया जाता है, एक मे एंड दूसरा कैन, ठीक है ना बेसिकली। अब आपको समझना होगा कि एक हमारा सिचुएशन हुआ फॉर्मल एंड एक सिचुएशन हमारा हुआ इनफॉर्मल। ये दोनों चीजें तो आप लोग समझते हो कि फॉर्मल क्या होता है एंड इनफॉर्मल क्या होता है, ठीक है ना। फॉर्मल की बात करोगे तो ये हमारा क्या होता है, ऑफिशियल, या आप इसको बोल, अच्छा आप बेसिकली फॉर्मली में से कोई चीज अगर किसी से बोलते हो ना, अच्छा फॉर्मली अगर बात करोगे, फॉर्मल आप ऑफिस में हो या स्कूल में हो तो आप बताओ तो एक बदतमीजी से तो बात नहीं ना कर सकते आप, कैसे एक लॉजिकल एक इटिक्यूटी को फॉलो करते हुए, एक कोड ऑफ कंडक्ट को फॉलो करते हुए सामने वाले से क्या करोगे, रिक्वेस्ट करोगे, सीखा ना, एक नॉर्मल एक बहुत ही पोलाइट सेंस तैयार होगा। और दूसरी तरफ इनफॉर्मल बोलने का मतलब क्या हुआ, फ्रेंडली, कैजुअल, ठीक है, आप फ्रेंड से जैसे बात करते हो तो वहां पे कोई तमीज होती है क्या, बदतमीजी से ही तो बात करते हैं फ्रेंड लोग से, लेकिन अपने ऑफिसर से, अपने टीचर से, अपने बड़ों से अब जब बात करोगे तो कौन सा सिचुएशन आपको फॉलो करना होगा, फॉर्मल, ऑफिशियल, ये जो सेंस तैयार करता है किस चीज का सर, रिक्वेस्ट का, तो आप कौन सा मॉडल यूज करोगे, मे का यूज करोगे, ठीक है ना। और उसके बाद अगर इनफॉर्मल की बात आएगी तो वो हमारा क्या हुआ, फ्रेंडली या कैजुअल, तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे सर, कैन का यूज करोगे, ठीक है ना। आप लोग साथ साथ कोऑर्डिनेट करते चलोगे। अच्छा अब आप लोगों को समझना होगा कि बेसिकली आप जैसे स्कूल जाते हो, ठीक है, आप लोग स्कूल जा रहे हो तो स्कूल में आप कौन सा ड्रेस पहनते हो, फॉर्मल ड्रेस, नॉर्मल से चीजें, ठीक है ना। आप एक बिल्कुल ही पॉलिश किया हुआ शूज, फ्रेश क्लीन एकदम व्हाइट शर्ट, टाई, ये सारी चीजों लगाकर जाते हो तो वो एक फॉर्मेलिटी को, एक थे ना, एक फॉर्मल बिहेवियर को शो करता है। बट आप घर में रहते हो तो वो आपका ड्रेस क्या है, एक इनफॉर्मल है, ठीक है ना। आप किसी ऑफिसर्स को देखोगे तो प्लेन पैंट, प्लेन शर्ट, बिल्कुल ही प्रेस किया हुआ, शूज में पॉलिश किया हुआ, ब्लैक, दैट इज फॉर्मल, ठीक है ना। बट एक नॉर्मल इंसान को ऐसी मार्केट में देखोगे तो वो क्या, इनफॉर्मल। आप शूज भी लेते हो तो फॉर्मल शूज भी आता है, कैजुअल सी जिसको इनफॉर्मल शूज से बोलते हैं ना। तो ये सारी चीज आप तो फॉर्मल इनफॉर्मल को समझ गए। आप मे एंड कैन के फंक्शन को समझते हैं। अच्छा जैसे आप किसी को सर बोलते हो, क्या बोलते हो सर, सर, मैडम, मास्टर या मिस्टर बोलकर किसी को, या मिसेस बोलते हो, ठीक है, मिस बोलते हो, तो वो सब एक फॉर्मल एटीट्यूड को शो करता है, ठीक है, एक फॉर्मल बिहेवियर को शो करता है, ठीक है ना। और किसी का अगर सरनेम, क्या सरनेम आप लोग समझते हो, जो लास्ट नेम, जैसे बोले कि विशाल शर्मा ऐसा लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये जो शर्मा है हमारा सेंटेंस का क्या है, सरनेम। तो सरनेम लेकर अगर बोलते हैं, जैसे बोले मिस्टर शर्मा, मिस्टर सेठी, अगर ये बोला जाएगा ना तो वो भी एक फॉर्मल तरीके को, ठीक है ना, रेफर करता। ओके, तो आप लोग समझ गए कि फॉर्मल एटीट्यूड हमारा कब रेफर होता है, किस सिचुएशन में हम लोग फॉर्मल बिहेवियर को लेकर चलते हैं। जैसे आप कुछ एग्जांपल से समझोगे ये सारी चीजों को तो आपको और अच्छे से क्लियर होगी। जैसे लिखा गया डैश आई कम इन सर, आप लोग स्कूल में जब बाहर जाना होता है आपको, ठीक है ना, because of whatever reasons you have to go out of the class, then what you say, may I go out sir, may I come in sir, you say ना, ठीक है। तो क्या बोलते हो, may I come in sir। अब आपको समझ में आया कि ये may क्यों बोला गया, क्योंकि वहां पे एक फॉर्मल बिहेवियर की बात होती है, एक रिक्वेस्ट की बात होती है, ठीक है ना, समझ रहे हो, एक फॉर्मल परमिशन वहां पे लिया जा रहा है। अच्छा अब जब आप टीचर से फॉर्मली बात कर रहे हो तो टीचर की भी क्या ड्यूटी है कि आपसे वो फॉर्मली बात करें, आपसे बदतमीजी से थोड़ी ना टीचर बात करते हैं, ठीक है। जब आप उनसे अच्छे से पूछते हो तो टीचर भी अच्छे से जवाब देते हैं, यही तो कोऑर्डिनेशन होता बेसिकली। तो आप पूछोगे मे आई कम इन सर, तो सर क्या बोलेंगे, यस यू मे, क्या बोला जाएगा, यस यू मे। यहां तक आप लोग समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है राहुल। अच्छा अब किसी का नाम ही ले लिया गया राहुल, तो आप समझ रहे हो कि वो क्या है, फ्रेंड की बात की जा रही है बेसिकली। तो यहाँ पे हमारे इनफॉर्मेलिटी, ठीक है, इनफॉर्मल सेंस तैयार हो गया। तो क्या लिखोगे, राहुल डैश आई टेक योर फोन, तो क्या बोला जाएगा, कैन आई टेक योर फोन। इनफॉर्मल बिहेवियर है, फ्रेंड से बात की जा रही है, तो ये बोलेगा, उसे यस बोलना होगा तो वो क्या बोलेगा, यस यू कैन। अगर नो बोलना होगा तो क्या बोलेगा, नो यू कांट। आप समझ रहे हो आई थिंक। अच्छा आप लोग बहुत सारे बेसिकली ओरेटर को बेसिकली जब कोई भी प्रोग्राम वगैरह हो रहा होता है ना, ठीक है, तो बोलते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज। क्या बोला जाता है, मे आई हैव योर काइंड अटेंशन प्लीज, ऐसा बोला जाता है ना बेसिकली। तो वहां पे जब आप एक मीटिंग हो रही है, एक एक प्रोग्राम चल रहा है, तो वहां पे भी एक फॉर्मल बिहेवियर को शो किया जाता है, इस वजह से बोला जाता है मे आई हैव योर अटेंशन प्लीज।
क्लियर ना। नेक्स्ट आपके पास लिखा हुआ है मिस्टर गुप्ता। तो अभी हम लोगों ने समझा सर कि आप किसी के नाम में मिस्टर लगाकर बोलते हो, मिस लगाकर बोलते हो, मास्टर लगाकर बोलते हो, या उसी के सरनेम से नाम लेते हो ना, तो वो एक फॉर्मल बिहेवियर को शो करता। ठीक है, तो क्या लिखा गया, मिस्टर गुप्ता डैश आई यूज योर पासपोर्ट। तो आपसे पूछा जाएगा कि सर मे फील करोगे कि कैन फील करोगे, तो आप बोलोगे सर फॉर्मल बिहेवियर की बात हो रही है, इस वजह से क्या फील किया जाएगा, मे फील किया जाएगा। मिस्टर गुप्ता मे आई यूज योर पासपोर्ट। अब मिस्टर गुप्ता बोले यस यू मे, क्या बोलेंगे मिस्टर गुप्ता, यस यू मे। जब आप किसी से फॉर्मल बात करते हो तो सामने वाला भी फॉर्मल, बिल्कुल ही नॉर्मल पोलाइट सेंस में बात करता। नेक्स्ट लिखा गया मिस्टर संजय, देखो फिर से फॉर्मल की बात की जा रही है, योर अटेंडेंट कैन कलेक्ट द डॉक्यूमेंट्स या मे कलेक्ट द डॉक्यूमेंट्स। तो आप क्या बोलोगे सर, मे कलेक्ट द डॉक्यूमेंट्स। क्यों, क्योंकि फॉर्मल बिहेवियर की बात हो रही है। ओके, तो आप एक चीज को समझ गए कि परमिशन के लिए आपको परमिशन लेना या देना हो तो दो मॉडल्स की आपकी जरूरत होती है, मे एंड कैन। मे यूज होता है फॉर्मल के लिए एंड कैन यूज होता है इनफॉर्मल के लिए। आप लोग ये चीज बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग 1 मिनट देखो, फिर हम लोग लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। ओके गाइस, अब हम लोग रिक्वेस्ट को देखने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, आप लोग समझे कि परमिशन रेफर करने के लिए हम लोग मे एंड कैन का यूज कैसे करते हैं, कैसे हमारा एक फॉर्मल बिहेवियर तैयार होता है इनफॉर्मल। उस तरीके से रिक्वेस्ट की बात करें ना, तो रिक्वेस्ट हमारा बेसिकली क्या होता है, हम्बल आप बोल सकते हो, एक पोलाइट सेंस तैयार होता है ना। और तीसरी चीज ये स्पीकर कंसर्न होता है। स्पीकर कंसर्न बोलने का मतलब इसमें जो बोल रहा है बंदा, जो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं उसकी नीड छिपी हुई है, उसको जरूरत है तभी तो आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है। ठीक है, तो इसमें बेसिकली ये पॉइंट तैयार होता है। अब हम रिक्वेस्ट भी किसी से करते हैं तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, एक फॉर्मल बिहेवियर एंड एक इनफॉर्मल बिहेवियर। ठीक है ना, एक फॉर्मल बिहेवियर एंड एक इनफॉर्मल बिहेवियर। तो फॉर्मल बिहेवियर की बात आएगी तो आप क्या यूज करोगे सर, वुड का यूज करोगे, एंड इनफॉर्मल बिहेवियर की बात आएगी तो क्या यूज करोगे, कुड का यूज करोगे। ठीक है, आप बेसिकली एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से चीजें ज्यादा क्लियर होती है। ठीक है, जैसे लिखा गया अ लेडी सेड टू द ऑफिसर। किससे बोल रही है सर, ऑफिसर से। ठीक है, अब ऑफिसर से बात करने का एक मैनर होता है, आप तमीज से ही तो बात करोगे ना, आप बदतमीजी तो नहीं कर सकते। तो क्या लिखा गया, अ लेडी सेड टू द ऑफिसर। अब आपसे पूछा जाएगा कुड यू हेल्प मी लोकेट दिस प्लेस या वुड यू हेल्प मी। तो क्या बोलोगे आप सर, वुड यू हेल्प मी। क्यों, क्योंकि फॉर्मल बिहेवियर की बात हो रही है। अच्छा, अब सामने अगर कोई बंदा आपसे रिक्वेस्ट कर रहा है तो आप बदले में क्या रिक्वेस्ट करोगे उससे, थोड़ा सा समझना, ऑब्जर्व करना चीजों को। अगर कोई बंदा आपसे रिक्वेस्ट करे तो आप रिप्लाई में रिक्वेस्ट करोगे क्या। अगर आपसे कोई रिक्वेस्ट करेगा तो आप उस चीज के लिए हाँ बोलोगे या ना बोलोगे बेसिकली। ठीक है ना, आप उस चीज को कंफर्म करोगे या बेसिकली रिजेक्ट करोगे। इसका मतलब समझ में आया सर कि जब आपसे कोई बंदा जो है रिक्वेस्ट करता है ना, तो आप एक परमिशन का सेंस तैयार करते हो। और परमिशन के लिए हम लोगों ने समझा कि दो मॉडल्स मे एंड कैन का यूज किया जाता है। जब फॉर्मल की बात करते हो तो मे का यूज किया जाएगा, एंड इनफॉर्मल की बात करते हो तो कैन का यूज। ठीक है ना, तो यहाँ पे जब हम सामने वाले से फॉर्मल बिहेवियर में बात कर रहे हैं, फॉर्मल बिहेवियर को बहुत ही इटिक्यूटी को फॉलो करके बात कर रहे हैं, तो सामने वाले का क्या फर्ज है, क्या ड्यूटी है कि वो भी हमसे फॉर्मली बात करे, है ना। तो अ लेडी सेड टू द ऑफिसर वुड यू हेल्प मी टू लोकेट दिस प्लेस। तो वो ऑफिसर बोल रहे हैं यस आई मे। क्या बोला जाएगा सर, यस आई मे। इसी फॉर्मल बिहेवियर को वुड नहीं यहाँ पे लिख सकते हो आप। ठीक है ना, क्यों नहीं लिख सकते वो आप लोग समझे होंगे। तो लिखा गया मॉम। अब आप अपनी माँ से थोड़ा सा इनफॉर्मली ही तो बात कर सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो क्या बोला गया, मॉम कुड यू कुक समथिंग फॉर मी। कुछ मैंने ये बना दोगी माँ। ठीक है, तो माँ बोलते हैं नो आई कैन नॉट, नो आई कैन नॉट, नहीं बना सकते। ठीक है, फिर लिखा गया डैश आई हैव अ बॉल ऑफ सूप। अब बेसिकली आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हो। ठीक है, आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हो तो आपकी क्या ड्यूटी होती है कि आप वेटर से भी बात करोगे तो बहुत ही ज्यादा फॉर्मली बात करोगे, एक फॉर्मल बिहेवियर को फॉलो करके बात करोगे, अपने तमीज से बात करोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी क्या बोला जाएगा। ठीक है, जैसे आपको एक एपेटाइजर की जरूरत है, आप रेस्टोरेंट में गए, आपको एपेटाइजर की जरूरत है सबसे पहले, तो आप क्या बोलोगे, वुड आई हैव अ बॉल ऑफ सूप प्लीज। ठीक है, क्या बोला जाएगा, वुड आई हैव अ कप ऑफ सूप। समझ रहे हो वुड क्यों यूज किया गया, क्योंकि आप एक फॉर्मल बिहेवियर की बात कर रहे हो। ओके, आई होप आप लोग अच्छे से समझ रहे हो, है ना। नेक्स्ट आपके पास एग्जाम्पल लिखा हुआ है डैश आई कैरी और लगेज सर। देख रहे हो सर बोला गया, तो आप जैसे किसी को सर बोलते हैं तो सर बेसिकली फॉर्मल बिहेवियर को रेफर कर रहा होता है। ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे सर, वुड या कुड। तो आप ही बोलोगे क्या, वुड। ठीक है, वुड आई कैरी और लगेज सर। तो जब हम किसी से फॉर्मली बात कर रहे हैं तो सामने वाला बंदा भी फॉर्मली ही बात करेगा। यस यू, अब बताओ वुड, बिल्कुल गलत। यस यू मे। हम लोगों ने समझा क्यों ऐसा होता है।
फिर लिखा गया राहुल। जब हम किसी का नाम ले ले, बेसिकली नाम ले ले, नाम कब लिया जाता है? एक फ्रेंडली सिचुएशन में, एक फ्रेंड को ही तो नाम लेकर बेसिकली हम बुला सकते हैं, ठीक है ना। तो राहुल डैश यू लेंड मी 10,000 रुपीज। अब बताओ कुड होगा सर या वुड होगा? तो आप लोग ही बोलोगे कुड। क्यों? क्योंकि इनफॉर्मल बिहेवियर की बात की जा रही है, ठीक है ना। कुड यू लेंड मी 10,000 रुपीज? तो बोलता है वो, रिप्लाई में क्या दे रहा? सॉरी डियर आई कैन नॉट। क्या बोला गया? सॉरी डियर आई कैन नॉट। उसके पास पैसा नहीं, इस वजह से बोल रहा सॉरी डियर आई कैन नॉट। अब यहाँ पे एक चीज, एक पॉइंट को ऑब्जर्व करोगे कि आप लोग एप्लीकेशन एंड लेटर लिखते टाइम 100% मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट लिखते होंगे डियर सर। लिखते हो कि नहीं लिखते हो? लिखते हो ना डियर सर। क्या लिखते हो सर आप लोग? रिस्पेक्टेड सर। क्या लिखते हो आप लोग? रिस्पेक्टेड सर, ठीक है। या आप बोलते हो कि ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। कैसी रिक्वेस्ट है? हम्बल। अब आप लोग समझोगे कि बेसिकली ये सारी चीजें जो हम लोग यूज करते हैं, ये सही है बोलना या गलत है, ठीक है ना। तो आप लोग लॉजिकली इस चीज को समझ सकते हो, एक लॉजिक है, कोई जबरदस्ती नहीं बोला जा रहा कि ये गलत है। लॉजिक आप लोग समझो। क्या हम डियर कब यूज करते हैं? किसी को डियर कब बोलते हैं? आप डियर एक इनफॉर्मल वे में तैयार करते हो, एक इनफॉर्मल बिहेवियर के लिए फ्रेंड को, है ना, फ्रेंड के सेंस में तैयार होता है डियर। अब सर बोलते हो किसी को, तो सर बोलना एक फॉर्मल बिहेवियर है। तो बताओ एक ही सेंटेंस में फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, फॉर्मली एंड इनफॉर्मली दोनों कैसे यूज किया जा सकता है? इसका मतलब हमें समझ में आया कि डियर सर बोलना कहीं ना कहीं ग्रामेटिकली गलत है, और ये एक बेसिकली, अच्छा एक चीज और समझोगे, अच्छा रिस्पेक्टेड सर बोलना गलत है, ठीक है ना। आप यहाँ पे समझोगे रिस्पेक्टेड सर, बहुत सारे एप्लीकेशन लेटर आप लिखते हो तो लिख देते हो रिस्पेक्टेड सर, ठीक है ना। तो बेसिकली ये भी गलत हुआ सर। क्यों गलत हुआ? सर बोलना ही अपने आप में रिस्पेक्ट है, सर बोलना ही अपने आप में फॉर्मल बिहेवियर है, तो आपको रिस्पेक्टेड लगाकर ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। दैट इज कॉल्ड सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। क्या बोलते हैं हम लोग इस चीज को? सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन, ठीक है। और सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशंस को ग्रामेटिकली रॉन्ग माना जाता है। आप स्पीकिंग इंग्लिश में, स्पोकन इंग्लिश की जहां तक बात करें तो आप इनफॉर्मल बिहेवियर को फॉलो कर सकते हो, ये सारी चीजें बोलोगे तो वो चलेगा। लेकिन ग्रामेटिकली अगर बात करें, आपको एक लेटर, एक ऑफिशियल लेटर लिखने की बात आएगी, तो अगर आप ये सब यूज करते हो तो इसमें मार्क्स कट जाते हैं, ठीक है ना। अब आपसे बोला जाएगा कि हम्बल रिक्वेस्ट, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, तो सर हम्बल बोलना यहाँ पे सही हुआ? बिल्कुल नहीं सही हुआ, ये गलत हुआ। क्यों सर? क्योंकि रिक्वेस्ट हम्बल ही होती है, रिक्वेस्ट हम्बल ही होती है, तो उसमें हम्बल लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना। तो आप लोग ये सारी चीजों को हम लोग बोलते हैं सुपरफ्लुअस एक्सप्रेशन। जरूरत से ज्यादा कोई चीज अगर हो जाए तो वो अच्छा नहीं होता, है ना। कोई भी चीज हो, एक बहुत ही ये चीज अच्छा है ना पॉइंट, कि जरूरत से ज्यादा कोई भी चीज अच्छा नहीं होता, ठीक है ना। तो आप वर्ड्स का यूजेज भी जरूरत से ज्यादा सेंटेंस में कर दोगे तो वो भी बिल्कुल ही गलत है, ओके। तो आई होप आप कैसे समझ गए कि रिक्वेस्ट का यूज हम लोग कैसे, किसके सेंस में वुड का एंड कुड का यूज करते हैं। 1 मिनट आप लोग देख लो, फिर लेक्चर को प्रोसीड करते हैं, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट बेसिकली पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी को समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आपके लाइफ में जब किसी चीज की पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बताने की बात आती है, ठीक है, तो आप कौन से मॉडल्स का यूज करोगे? मे का, माइट एंड कैन, और कौन से सिचुएशन में यूज होगा इस चीज को हम लोग समझते हैं। बेसिकली आप लोग पॉसिबिलिटी तो समझते हो, प्रोबेबिलिटी भी समझते होगे, है ना। आप लोग मैथ्स में एक टॉपिक पढ़ते हो प्रोबेबिलिटी, किसी चीज के होने ना होने की जो घटना होती है, ठीक है, संभावना बताई जाती है बेसिकली, जिसको हिंदी में आप प्रायिकता बोलते हो, है ना। तो लाइफ में कोई सिचुएशन होगा, उसके होने या ना होने की भी हम लोग पॉसिबिलिटी बताते हैं, ठीक है। तो वो बेसिकली हम लोग कौन सा हेल्पिंग, कौन सा मॉडल्स? मे, माइट एंड कैन का यूज करके। अब कैसे कैसे यूज होता है उस चीज को समझते हैं। पहले थोड़ा सा इस चीज को देख ले। हम लोग अभी पढ़े कि मे का यूज बेसिकली हम लोग परमिशन लेने के लिए भी, फॉर्मल परमिशन जब आप लोग लेते हो तब हम लोग मे का यूज करते हैं, और जब रिक्वेस्ट की बात आती है तो रिक्वेस्ट के लिए हम लोग कौन सा वर्ड? वुड का यूज करते हैं। थोड़ा सा डिफरेंस समझोगे, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करोगे, जो एग्जाम्पल अभी देने वाला है, ठीक है। जैसे क्या होता है, बाय द वे, किसी भी चीज का, किसी सब्जेक्ट का क्या होता है, क्लास चल रहा और बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए और टीचर अपना लेक्चर ले रहे, ठीक है, अपना क्लास ले रहे बेसिकली। इसी दौरान क्या होता है, मीनवाइल एक स्टूडेंट का क्या होता है, फोन रिंग करने लगता है, ठीक है ना। आप एग्जाम्पल को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है, उसका फोन रिंग करने लगता है बेसिकली। अब वो क्या करेगा, ठीक है, क्लास में टीचर अलाउड नहीं है कि आप बोल सकते हो, ठीक है ना। तो वो बच्चा जो इशारे में टीचर से पूछता है बेसिकली कि सर फोन पिक कर सकते हैं, वो क्या बोलता है, मे आई पिक माई फोन, मे आई रिसीव, ये इस टाइप से पूछा। अब यहाँ पे समझोगे, जैसे वो बंदा बोल रहा है मे आई पिक, ठीक है ना, तो वो क्या कर रहा है, सर से परमिशन ले रहा। देखोगे सर क्या ले रहा है, सर परमिशन लेने की कोशिश कर रहा है कि सर फोन पिक कर सकते हैं, ठीक है। तो अब वो टीचर का अपना एक रूल है क्लास में कि कोई भी बच्चा जो है
फोन बेसिकली रिसीव नहीं कर सकता है, या टीचर खुद अपना फोन साइलेंट या ऑफ करके रखते हैं। और यही एक बेसिकली तमीज, एक सोशल बिहेवियर की बात होती है ना, कि क्लास लेते टाइम बेसिकली फोन आपका साइलेंट हो, ये सारा चीज है ना। अच्छा, अब वो क्या होता, चलो तो वो बच्चा क्या करता है, फोन को कट कर देता, फिर उसका फोन जो है रिंग होने लगता, फिर कट कर देता है, फिर फोन आता है, फिर कट कर देता, बेसिकली 5-5, 6-6 बार उसका कॉल आ गया। समझ लो क्लास में, एग्जाम्पल को आप ऑब्जर्व करोगे, ठीक है ना। अब वो क्या होता, उसे ये चीज फील हो गया कि नहीं, जो बंदा हमें कॉल कर रहा ना, उसे बहुत ही इंस्टेंट अभी हमें मेरी जरूरत है, तभी तो इतनी बार बार वो कॉल कर रहा। तो अब उससे रहा नहीं गया, अब उसका सेंस चेंज हो गया। अब टीचर से पूछता है वो, सर वुड आई रिसीव माई फोन, क्या बोलो सर, वुड आई रिसीव माई फोन। अब देखो दोनों के सेंस में चेंज आ गया, क्या है सर, सेंस में चेंज आ गया। एक बोल रहा था मे आई रिसीव माई फोन, तो वो सिर्फ परमिशन लेने की बात आ रही थी, लेकिन जैसे आप बोलोगे सर वुड आई रिसीव माई फोन, तो सर समझ गए कि यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा है बंदा, चलो इसको अलाउ कर देना चाहिए, कोई बहुत ही जरूरी काम है, ठीक है ना। तो वुड आई रिसीव फोन बोलते हो तो वहां पे किस चीज की बात होती है सर, रिक्वेस्ट की बात होती है। अब यहाँ पे टीचर का मूड क्या हो गया, हम लोगों ने समझा कि मॉडल्स का यूज हम लोग मूड को ही तो बताने के लिए रेफर करते हैं। अब जैसे ही बच्चे ने रिक्वेस्ट किया तो टीचर का क्या चेंज हो गया सर, मूड चेंज हो गया। इसी वजह से टीचर क्या कर दिया, अब फोन रिसीव करने के लिए अलाउ कर दिया। यहां तक आप लोग समझे। अब हम लोग पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी को समझते हैं, ठीक है ना। तो मे की जब आप बात करते हो तो एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी, स्ट्रॉन्ग किसी, अच्छा पॉसिबिलिटी है जब स्ट्रॉन्ग कब होगी, जब आपके पास उस चीज को बताने के लिए एक रीजन होगा। अब ऑन द बेसिस ऑफ रीजन किसी चीज को बोलते हो कि आपके पास एक रीजन है कि ऐसा हो सकता है, तो वो पॉसिबिलिटी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। नहीं समझ रहे हो, आपके पास एक रीजन है बताने का कि ये चीज कल होने वाला है, और आप एक रीजन के बेसिस पे बोल रहे हो, तो वो पॉसिबिलिटी हमारी क्या है, स्ट्रॉन्ग है। लेकिन अगर आपके पास कोई रीजन नहीं है और आप ऐसे ही बोल रहे हो कि ऐसा हो सकता है, तो वो पॉसिबिलिटी आपकी क्या है, वीक पॉसिबिलिटी है। तो वीक पॉसिबिलिटी के लिए आप क्या यूज करोगे सर, माइट का यूज करोगे। नेक्स्ट हमारे पास बड़ा है कैन, तो कैन भी यूज किया जाता है, लेकिन ये कभी यूज किया जाता है जब ये यूनिवर्सली एप्लीकेबल होता है। यूनिवर्सली एप्लीकेबल बोलने का मतलब सब पे अप्लाई होता है, एक जनरल सेंस तैयार होता है। क्या बोला गया, इस चीज को आप एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से समझ सकते हो। जैसे लिखा गया सर 1 डैश लर्न इंग्लिश, ठीक है ना, 1 डैश लर्न इंग्लिश। अब आपके पास ऑप्शन में दिया गया मे फील होगा, माइट या कैन, ये 3 ऑप्शन आपके पास दिया हुआ है। आप क्या बोलोगे सर, ठीक है, क्या बोलोगे। तो आप इस चीज को समझोगे कि ये एक यूनिवर्सली चीज, यूनिवर्सली एप्लीकेबल चीज की बात की जा रही है कि इंग्लिश तो कोई भी सीख सकता है, चाहे वो कोई भी एज का बंदा हो, ठीक है ना। बचपन में हो, आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, 12th में पढ़ रहे हो, ग्रेजुएशन में पढ़ रहे हो, आप बोलना चाहोगे तो किसी भी टाइम पे सीख सकते हो। तो ये एक यूनिवर्सली एप्लीकेबल पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे सर, कैन का यूज। तो क्या बोलोगे, 1 कैन लर्न इंग्लिश, ठीक है ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है सी इज गुड एट कम्युनिकेशन स्किल्स, सी डैश क्वालिफाई द इंटरव्यू। अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया गया, अब आपके पास ऑप्शन में मे, माइट एंड कैन लिखा हुआ है। अच्छा, यहाँ पे एक रीजन भी बताया गया कि वो जो सी है, सी कोई भी हो सकती है, वो क्या, कम्युनिकेशन स्किल्स उसका बहुत अच्छा है। हम एक रीजन बता रहे हैं कि कम्युनिकेशन स्किल उसका क्या है, बहुत ही अच्छा, बोलने का तरीका बहुत अच्छा है, इस वजह से बोला जा रहा है सी डैश क्वालिफाई द इंटरव्यू। अब बताओ सर कि जब कम्युनिकेशन स्किल उसका अच्छा है तो इंटरव्यू क्वालिफाई करने की पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। तो आप खुद बोलोगे कि जब कम्युनिकेशन स्किल अच्छा है तो पॉसिबिलिटी क्या है सर, स्ट्रॉन्ग है। तो कौन सा मॉडल्स का यूज करोगे, मे का यूज। तो क्या बोला जाएगा, सी मे क्वालिफाई द इंटरव्यू। समझ रहे हो ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है इट इज क्लाउडी, इट इज क्लाउडी। क्लाउडी आप लोग समझते हो, बादल, बाहर बादल छाया हुआ है। इट डैश रेन टू नाइट। अब आपके पास ऑप्शन में मे, माइट और कैन लिखा हुआ है सर, तो आप क्या फील करोगे, तो आपको एक रीजन दिखाई दे रहा है कि अगर वेदर क्लाउडी है तो बारिश होने की पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है या वीक है, खुद बताओ। तो आप बोलोगे सर अगर बादल छाया हुआ है तो पॉसिबिलिटी तो स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे सर, मे। तो इट मे रेन टुडे, समझ गए ना। नेक्स्ट लिखा हुआ है एनीवन डैश डाई एनी टाइम, ठीक है ना, एनीवन डैश डाई एनी टाइम। ये क्या है, एक यूनिवर्सली एप्लीकेबल एक ट्रूथ है कि नहीं, एक यूनिवर्सल ट्रूथ है ना। मौत तो किसी को किसी भी टाइम आ सकता, ठीक है ना, इस पे किसी का ये नहीं है पावर कि आप उसको रोक सकते हो, किसी भी टाइम किसी सिचुएशन में हो सकता है, ठीक है ना। तो एक यूनिवर्सली एप्लीकेबल चीज की बात की जा रही है, तो क्या बोला जाएगा, एनीवन कैन डाई एनी टाइम, ठीक है ना। फिर लिखा गया राहुल हैज रिवाइज्ड द सिलेबस, ही डैश परफॉर्म वेल एट द एग्जामिनेशन, ठीक है। आपके पास एक रीजन के बेसिस पे बोला जाता है कि राहुल एग्जाम में अच्छा परफॉर्म क्यों करेगा सर, कब करेगा वो अच्छा परफॉर्म, ठीक है ना, क्यों करेगा, क्योंकि उन्होंने
राहुल ने सिलेबस को रिवाइज कर लिया है, ठीक है ना, रात में उसने सारा सिलेबस रिवाइज कर लिया, तो पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है सर या वीक है? एग्जाम में अच्छे परफॉर्म करने की पॉसिबिलिटी क्या है यहाँ पे? स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि राहुल ने सिलेबस को क्या कर लिया है सर? रिवाइज कर लिया। इस वजह से आप क्या यूज करोगे? मे का यूज करोगे। ही मे परफॉर्म वेल एट द एग्जामिनेशन। लास्ट एग्जाम्पल वी हैव, आई फॉरगॉट टू इनवाइट मोहन, ही डैश अटेंड द पार्टी। अब बाय द वे क्या होता है कि घर में एक पार्टी ऑर्गेनाइज किया गया और मोहन नाम का एक फ्रेंड था, उसको इनवाइट करना ही भूल गए, ठीक है ना। अच्छा, अब जब आपने उसे इनवाइट ही नहीं किया तो उसके पार्टी में आने की पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग है सर या वीक है? तो आप खुद ही बोलोगे कि जब किसी को इनवाइट ही नहीं किया गया तो बाई चांस अगर वो बहुत ही अच्छा क्लोज फ्रेंड होगा, इतना चल जाता है, तो वो आ जाएगा, लेकिन पॉसिबिलिटी बहुत ही वीक है। क्या है सर? पॉसिबिलिटी बहुत ही वीक है कि वो पार्टी को अटेंड करेगा। तो आप यहाँ क्या बोलोगे? ही माइट अटेंड द पार्टी, ही माइट अटेंड द पार्टी। ओके, आई होप समझ गए आप लोग। एक चीज और, एक एग्जाम्पल से समझते हो, ईट डैश रेन टुमारो, ऐसे लिखा हुआ है, ईट डैश रेन टुमारो, ठीक है ना, और ईट डैश रेन टुडे, ऐसे दो एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ है। सर आप बताओ, खुद ही बताओ, ईट डैश रेन टुमारो और ईट डैश रेन टुडे, किसमें मे फील होने वाला और किसमें माइट फील होने वाला है? तो आप खुद लॉजिकली एक सेंस तैयार करोगे कि अगर आज की बात की जा रही है तो आज हमारे पास रीजन होगा कि आज के मौसम को हम देख सकते हैं कि आज बारिश होने की पॉसिबिलिटी है। तो अगर आज की बात की जाएगी तो आप क्या यूज करोगे सर? मे का यूज करोगे। लेकिन कल की बात की जाएगी तो कल के मौसम, कल का वेदर क्या रहने वाला है आप बेसिकली जान नहीं रहे हो, ठीक है। तो ये कौन सी पॉसिबिलिटी हो गई? वीक पॉसिबिलिटी। तो आप बोलोगे इट माइट रेन टुमारो। समझ गए ना? तो मे, माइट एंड कैन का यूज कैसे प्रोबेबिलिटी एंड पॉसिबिलिटी बताने के लिए यूज किया जाता है, आप लोग समझ गए। आप लोग एक नजर इसको देख लो, फिर लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। ओके गाइस, अब हम लोग कैपेसिटी एंड एबिलिटी की बात करते हैं, ठीक है ना। जब बेसिकली आपको किसी चीज का एबिलिटी या आपको उसको कैपेसिटी बोल सकते हो, जब ये चीज एक्सप्रेस करने की बात आती है, ठीक है, तो आप कौन सा मॉडल्स का यूज करोगे? ठीक है, तो आपके पास दो है, कैन, एक कुड, और कुछ जब स्पेशल इफोर्ट का यूज कर, ये बेसिकली जैसे आपको बोला जाएगा बेसिकली कि आप ये काम कर सकते हो, तो कोई भी काम करने की आपके पास एक नेचुरल एबिलिटी हो सकती है कि हाँ ये आप काम को कर सकते हो। लेकिन एक काम ऐसा भी हो सकता है, एक ऐसा एक्शन ऐसा भी हो सकता है कि आप उस काम को कर तो सकते हो, बट उसमें आपको एक एनर्जी, एक एफर्ट की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा एक अलग से एफर्ट लगाना पड़ेगा। एक तो नेचुरल है कि हाँ ये आपके लिए डेली हैबिट आप कर सकते हो, लेकिन एक आपको क्या एफर्ट की जरूरत होती है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करेंगे? इज एम आर के साथ एबल टू यूज करके वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा? फर्स्ट फॉर्म। एक आपकी नेचुरल एबिलिटी हुई और एक स्पेसिफिक सिचुएशन में जब स्पेशल एफर्ट रिक्वायर्ड होगा, ठीक है ना, तब हम लोग इज एम आर के साथ एबल टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। जैसे एग्जांपल से आप लोग समझोगे, जैसे लिखा गया आई डैश लिफ्ट द बॉक्स इजिली, ठीक है ना, क्या लिखा गया? आई डैश लिफ्ट द बॉक्स इजिली। अब यहाँ पे बताओ वो उस पर्सन की क्या एक नेचुरल एबिलिटी है, तभी तो वो बोल रहे हैं कि हाँ इस चीज को हम उठा सकते, इस बॉक्स को आसानी से उठा सकते, इस वजह से बोला गया क्या? आई कैन लिफ्ट द बॉक्स इजिली, ठीक है ना। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है ही डैश स्पीक 3 लैंग्वेजेस, तो उसके पास एक नेचुरल एबिलिटी है कि वो 3 लैंग्वेज को बोल सकता, ठीक है ना। इसी वजह से यहाँ पे क्या यूज किया गया? कैन का यूज, ठीक है। फिर लिखा गया राज इज वेरी पुअर येट ही डैश टू एजुकेट हिज चिल्ड्रन। अब यहाँ पे थोड़ा सा लॉजिक आप लोग समझोगे कि अगर कोई पर्सन जो है बहुत ही पुअर है, ठीक है ना, बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करता, तो वो अपने बच्चों को एजुकेट कैसे कर सकता है? तो उसे एजुकेट करने के लिए उसे एक स्पेशल एफर्ट की जरूरत होगी, एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, तभी वो अर्न कर सकता है और अपने बच्चे को एजुकेट कर सकता है। तो यहाँ पे आप डायरेक्टली कैन का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो उसकी नेचुरल एबिलिटी नहीं है कि वो अपने बच्चों को एजुकेट कर दे, उसे एक एफर्ट की जरूरत होती है। इस वजह से क्या लिखा गया? यस ही इज एबल टू एजुकेट हिज चिल्ड्रन, ठीक है। नेक्स्ट लिखा गया व्हेन आई वाज यंग आई डैश रन फास्टर देन यू, ठीक है ना। व्हेन आई वाज यंग, इसके पास एक नेचुरल एबिलिटी थी कि जब वो यंग था तो वो आपसे तेज दौड़ सकता था, ठीक है ना। जब आप कैन की बात करोगे तो यह कब यूज होने वाला है? प्रेजेंट के सिचुएशन में, और जब कुड की बात करोगे तो पास्ट के सिचुएशन में। तो बोला गया व्हेन आई वाज यंग, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? आई कुड, ठीक है ना। ये बहुत ही सिंपल, थोड़ा सा इसमें कुछ है नहीं। फिर एक होगा सी इज रिच इनफ। अब यहाँ पे समझोगे सी इज रिच इनफ, अगर कोई पर्सन अमीर है बहुत ज्यादा, तो एग्जांपल लिखा गया सी डैश अफोर्ड द लग्जरियस कार। तो एक नेचुरलिटी है ना कि अगर वो उसके पास पैसा है, वो अमीर है बहुत ज्यादा, तो वो एक लग्जरियस कार को अफोर्ड कर सकते हैं, ये तो नेचुरलिटी है। इसका मतलब आपको इसमें एक्स्ट्रा एफर्ट की जरूरत नहीं है, आप खरीद सकते हो कार को। इस वजह से क्या लिखा जाएगा? सी कैन अफोर्ड द कार, ठीक है ना। आप हिंदी मीनिंग को माइंड से आपको थोड़ा सा
साइड करना पड़ेगा कि सकता है, सकती है लगा हो रहा है तो कैन का यूज करेंगे, ठीक है ना। आप सिचुएशन को समझो बेसिकली कि कौन सा सिचुएशन ऐसा क्रिएट हो रहा है, तब हम लोग इस मॉडल्स का यूज कर रहे हैं। ओके, तो आप लोग बेसिकली समझ के कि कैन का यूज बेसिकली नेचुरल एबिलिटी बताने के लिए प्रेजेंट में, नेचुरल एबिलिटी बताने के लिए कुड पास्ट में, एंड इज एमआर के साथ एबल टू अगर यूज किया जाता है वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, तो वो स्पेशल एफर्ट को रेफर करता है। जैसे अगर हम बोले ना ही कैन बी एबल टू, ऐसे लिखा गया ही कैन बी एबल टू क्रैक द एग्जाम। अच्छा, मतलब ये सेंटेंस लिखा हुआ सही है, ही कैन बी एबल टू, ठीक है। तो आप बोलोगे बिल्कुल भी नहीं। क्यों? क्योंकि जब कैन की बात की जाती है तो कैन ऑलरेडी नेचुरल एबिलिटी होता है, तो उसमें एबल टू लगाने की जरूरत नहीं है। जब आप एबल टू यूज करते हो तो उसके साथ आपको क्या लिखना होता है, इज एमआर, तो ही के अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा, इज। तो ही इज एबल टू क्रैक द एग्जाम, या डायरेक्टली आप बोल सकते हो ही कैन क्रैक द, कैन भी एबल टू कभी भी नहीं लिखा जा सकता। ओके, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया कि एबिलिटी एंड कैपेसिटी बताने के लिए कैसे हम लोग कैन, कुड एंड इज एमआर के साथ एबल टू का यूज करते हैं। ओके, और एक लास्ट एग्जांपल हमारे पास है, देखो हिज कार ब्रोक डाउन ही डैश रीच ऑन टाइम। अब क्या होता है कि कोई पर्सन ऑफिस जा रहा और रास्ते में उसका कार खराब हो गया। अब बताओ कि वो ऑफिस टाइम पे पहुंच सकता है, ऑफिस टाइम पर पहुंच सकता है, तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, अब देखोगे कि वहां पे मैकेनिक बुलाएगा, ठीक है, कार ठीक होगा, उसके बाद वो ऑफिस उसको टाइम पे पहुंचना, तो उसको एक स्पेशल इफोर्ट की जरूरत होगी, कार को अपने नॉर्मल स्पीड से ज्यादा तेज चलाना होगा। तो जब रिक्वायरमेंट है एक स्पेशल इफोर्ट की, तो आप लोग क्या यूज करोगे, इज एमआर के साथ एबल टू, है ना। तो ही के अकॉर्डिंग क्या लिखा जाएगा, इज एबल टू रीच ऑन टाइम। बस यही थोड़ा सा डिफरेंस होता है, आप हमेशा कैन कोड नहीं हो सकता, ठीक है ना। ओके, तो बेसिकली आप ये समझ गए, 1 मिनट देख सकते हो, फिर आगे प्रोसीड करो। ओके गाइस, हम लोग नेसेसिटी, एडवाइस या सजेशन एंड ऑब्लिगेशन, जब इस टाइप का सिचुएशन आपके लाइफ में आएगा बेसिकली, ठीक है ना, कि आपको अगर कोई ऑब्लिगेशन यू नो, ऑब्लिगेशन मींस योर ड्यूटी, ओके, व्हाट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन द सेंस, ठीक है। नेसेसिटी, एडवाइस, सजेशन या ऑब्लिगेशन अगर एक्सप्रेस करने की बात आती है ना, ठीक है, तो आप कौन कौन से मॉडल्स का यूज करते हो, एक आपका हो गया शुड, सेकंड वन इज मस्ट, आउट टू, हैव टू एंड हैड टू। ओके, बट सबके यूसेज का फर्क है किस सेंस में कौन से मॉडल्स का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। तो आप जैसे शुड की बात करते हो, देखो कल पहले भी बोल दिया गया कि सर आप माइंड से हिंदी को निकालने की कोशिश करो थोड़ा सा, ठीक है ना। आप ये माइंड में बैठा लोगे कि जहां पर चाहिए आएगा वहां पे शुड लगाएंगे, ठीक है ना, तो आप में भी गलत कर सकते हो, ठीक है। इंग्लिश को इंग्लिश टू इंग्लिश अगर थोड़ा सा समझा जाए बेसिकली, ठीक है ना, किस सेंस में हम लोग यूज करेंगे तो वो चीजें आपको ज्यादा क्लियर होती है, ठीक है। तो यहाँ पे पहले बात किया गया किस सेंस में, सिर्फ जनरल सेंस, ठीक है ना। तो जनरल सेंस में अगर बात की जाती है, अगर कोई चीज नॉट सो इम्पोर्टेंट हो, ठीक है, लेकिन अगर मोर इम्पोर्टेंट टू डू स्पीकर्स कंसर्न, इफ आई से यू मस्ट फोकस ऑन योर स्टडी, इट मींस व्हाट, आई एम कंसर्न्ड अबाउट इट। Okay, if I am saying you must focus on your studies, it means what, I am more concerned about you। ये चीज आप समझ रहे हो कि एक जो हमारा होता है स्पीकर कंसर्न, जो आपको सजेशन दे रहा बंदा, वो भी आपके लिए चिंतित है, ठीक है ना। तो उस सेंस में बेसिकली हम लोग क्या यूज करेंगे, मस्ट। लेकिन तीसरा सेंस आता है हमारा एक मोरल एंड सोशल वैल्यू को, ठीक है। आपको अपने बड़ों की क्या करनी चाहिए, रिस्पेक्ट करनी चाहिए, आपके अपने टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये सब जब सेंस तैयार होता है ना, तो हम लोग कौन सा मॉडल्स का यूज करते हैं सर, आउट टू का, ठीक है। तो आपको एक चीज समझ में आ कि जनरल सेंस जो चीज नॉट इंपॉर्टेंट है, यू शुड डू इट, यू शुड, यू नो, शुड जब हम बेसिकली बोलते हैं तो वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती है, वो जनरल सेंस में। लेकिन अगर वही चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाए, आपको मस्ट वो चीज करना ही चाहिए, ठीक है ना, तो आप समझ रहे हो। लेकिन जब मोरल एंड सोशल रिक्वायरमेंट की बात होती है, ठीक है, तो आप कौन सा मॉडल्स का यूज करते हो सर, आउट टू, ठीक है। और एक अब देखो, एक हैव टू, जैसे भी लॉकडाउन का सिचुएशन चल रहा है बेसिकली, तो गवर्नमेंट क्या बोल रही है कि यू मस्ट हैव टू फॉलो द सोशल डिस्टेंसिंग, ठीक है ना, यू मस्ट, क्लियर। ये ऐसे बोला जा सकता है डायरेक्टली, यू हैव टू फॉलो, ठीक है। यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यू हैव टू फॉलो सोशल डिस्टेंसिंग बेसिकली। तो गवर्नमेंट की तरफ से एक एक्सटर्नल फोर्स लगाया जा रहा है कि आप ऐसा नहीं करोगे तो आपको पनिश भी किया जा सकता है। तो जब इस टाइप का सिचुएशन आता है ना, ठीक है ना, तो आप बेसिकली कौन सा मॉडल्स का यूज करोगे, हैव टू। टीचर आपको टीचर्स क्लास में आपको क्या बोलेंगे, यू हैव टू कंप्लीट योर होमवर्क एवरी डे,
टीचर के ऊपर से आपको एक फोर्स दिया जा रहा है, नहीं करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा। और एक कहीं ना कहीं डिसिप्लिन का सेंस आता है कि आपको होमवर्क पूरा करना आपकी एक ड्यूटी है बेसिकली, ठीक है। और टीचर इस पे फोर्स भी कर सकते हैं कि आपको करना ही है, ठीक है ना। आपको टाइम पे आना, यू हैव टू कम ऑन टाइम, ये सब आपकी ड्यूटी भी है और टीचर आप पे फोर्स भी कर सकते हैं। तो इस सिचुएशन में आप कौन से मॉडल्स का यूज करोगे सर? हैव टू का। लेकिन जैसे ही पास्ट की बात की जाएगी, आपको ऐसा करना चाहिए था पास्ट में बेसिकली, तो उसी हैव टू को क्या कर दिया जाता है? हैड टू में चेंज कर दिया जाता है। आप एग्जाम्पल को देखोगे तो बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएगी चीजें, ठीक है। जैसे लिखा गया राहुल लुक्स इल, ठीक है, क्या लिखा गया सर? राहुल लुक्स इल, ही डैश कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है। अब आपसे बोला जाएगा कि यहाँ पे शुड फील करोगे, मस्ट फील करोगे या आउट टू फील करोगे। अक्सर अब यहाँ पे बात आती है, जब राहुल बीमार है, राहुल की तबीयत खराब है, तो उसका डॉक्टर से कंसल्ट करना मोर इंपॉर्टेंट है कि नहीं, ठीक है, या छोड़ दिया जाए? हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट। आपको एक चीज माइंड में रखना है कि अगर हेल्थ है सही आपका, ठीक है, आपकी बॉडी सही हो तो आप लाइफ में कुछ भी कर सकते हो, ठीक है ना। अगर हेल्थ ही सही नहीं, आपका शरीर ही साथ नहीं दे रहा, तो फिर आप क्या कर लोगे? पैसा कमा कर क्या कर लोगे लाइफ में, ठीक है ना। तो हेल्थ इज मोर इंपॉर्टेंट। तो अगर राहुल की तबीयत खराब है तो ही मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर। सिचुएशन समझ रहे हो सर? यहाँ पे कोई चाहिए का सेंस नहीं आ रहा। आप सिचुएशन को समझोगे कि अगर कोई पर्सन बीमार है, तबियत खराब है, तो उसको डॉक्टर से कंसल्ट करना ही चाहिए, ये मोर इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इस वजह से यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा सर? मस्ट। क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ, शिक्षा सेड दैट सी डैट अटेंड द सेमिनार इन हर ऑफिस, ठीक है ना। अच्छा, अब देखो शिक्षा सेड कौन सा वर्ब का फॉर्म हुआ? पास्ट, मतलब पास्ट की बात की जा रही है। अब देखो शिक्षा जब बोल रही है बेसिकली, ठीक है, उसको ऑफिस में मीटिंग अटेंड करने का मन नहीं था, लेकिन अब जैसे कि आप किसी के अंडर में काम कर रहे हो बेसिकली, आप एक ऑफिस के एम्प्लॉय हो, अगर आपका बॉस बोलेगा कि सर 10 बजे से आपकी मीटिंग है बेसिकली, तो आपको आना पड़ेगा। आपकी मर्जी भी नहीं होगी, आपका मन भी नहीं कर रहा होगा, फिर भी आपको आना पड़ेगा, क्योंकि आप अंडर में काम कर रहे हो ना, आप बेसिकली एक एम्प्लॉय हो, ठीक है। तो यही पास्ट सिचुएशन को एक फोर्स दिखाने के लिए क्या यूज किया गया? had to का यूज। She said that she had to attend the seminar in her office. Okay. Next example we have Ronak dash change its car as its look old. अब आपको समझना होगा थोड़ा, ठीक है। रौनक, अब रौनक के पास एक कार है, कोई भी कार हो सकती है, स्पोर्ट्स कार, विंटेज कार, व्हाटएवर। अब उसका एक फ्रेंड बोलता है ना कि यार तुम्हारा जो कार है बहुत ही पुराना देखने, बहुत ही ओल्ड वर्जन अब लग रहा है, तुम्हें कार चेंज कर लेनी चाहिए। अब आपको सेंस समझना है सर, ठीक है। क्या कार को चेंज करना मोर इंपॉर्टेंट है? अगर वो कार को चेंज नहीं करेगा तो क्या उसका काम नहीं चलने वाला? तो बिल्कुल चलेगा। कार को चेंज करे या ना करे, उससे उसको कोई फर्क है ना नहीं पड़ने वाला। इसका मतलब ये कोई मोर इंपॉर्टेंट की बात नहीं है, एक जनरल सेंस, नॉट सो इंपॉर्टेंट। नहीं भी करेगा तो चलेगा, तो क्या बोलोगे सर? शुड। रौनक शुड चेंज इट्स कार एज इट लुक्स ओल्ड, ठीक है ना। फिर लिखो है वन डैश कीप वंस प्रॉमिस। यहाँ पे आप लोग समझ रहे हो, वन डैश कीप वंस प्रॉमिस। आप अगर किसी से प्रॉमिस करते हो, किसी से वादा करते हो किसी चीज का, तो क्या आपकी ड्यूटी है कि आप उस चीज को फुलफिल करो 100%, है ना। बिल्कुल ही सच्चाई के साथ आपको पूरा करना होता है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये मोर इंपॉर्टेंट है। और स्पीकर्स कंसर्न है, अगर हम बोल रहे हैं कि हाँ हम ये काम आपके करेंगे, ठीक है ना, आप प्रॉमिस कर रहे हो, तो क्या यूज किया जाएगा? मस्ट। क्लियर ना? सेंस को समझना, कैसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है उसके अकॉर्डिंग हम लोग फील करते हैं। शुड, मस्ट, आउट टू, हैव टू, हैड टू, ठीक है ना। फिर लिखो है वी डैश रिस्पेक्ट आवर एल्डर्स, ठीक है। अब रिस्पेक्ट करने की बात आती है तो रिस्पेक्ट करना क्या है? एक सोशल, एक मोरल रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। ये आपकी कहीं ना कहीं क्या बोल सकते हैं उसको, तो बचपन में सिखाया जाता है, जो भी है ना, एजुकेशन का एक सेंस आता है, ठीक है। और कहीं ना कहीं एक मोरल वैल्यू होता है, आप क्या बोलते हो? आउट टू का यूज करोगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट एग्जांपल भी है बी डैश पे द टैक्स, ठीक है ना। अब बाय द वे कोई भी कंट्री में कोई भी पोर्शन कर रहा है, ठीक है, उसको टैक्स तो, उन्हें टैक्स तो पे करना चाहिए ना। तो अगर टैक्स हम नहीं पे करें तो डिपार्टमेंट के पास पावर है कि वो हमें क्या कर सकते हैं? पेनलाइज कर सकते हैं। पेनलाइज आप लोग समझते हो ना, पेनाल्टी इसी से वर्ड बना है, ठीक है। पेनाल्टी वर्ड किस चीज से बना सर? पेनलाइज से, ठीक है। पेनलाइज हमारा वर्ब हुआ, पेनलाइज्ड, 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 इसी से हमारा नाउन बन गया पेनाल्टी, ठीक है ना। तो अगर आप टैक्स नहीं पे करोगे तो टैक्स पे करना मोर इंपॉर्टेंट है कि नहीं है? बिल्कुल है। तो क्या फील करोगे सर? मस्ट, ठीक है। अगर आप टैक्स नहीं पे करोगे तो डिपार्टमेंट के पास पावर है, 100 मोर पॉसिबिलिटी है, बिग पॉसिबिलिटी है आपको पेनलाइज करने की, तो पॉसिबिलिटी ज्यादा है। इस वजह से क्या फील किया जाएगा सर? कल हम लोगों ने पढ़ा कि अगर पॉसिबिलिटी स्ट्रांग हो, क्या हो? अगर पॉसिबिलिटी स्ट्रांग हो तो उसके लिए हम लोग का यूज करेंगे सर? मे का यूज किया जाएगा, ठीक है। जैसे बताया गया था इट मे रेन टुडे, तो आज क्यों बोला जा रहा है कि बारिश होगी? क्योंकि आज के मौसम को हम देख सकते हैं, पॉसिबिलिटी स्ट्रांग है कि आज क्लाउडी है, इस वजह से बारिश होगा। लेकिन कल के बारे में आप नहीं बोल सकते हो, ठीक है।
कि कल बारिश होगी, क्योंकि कल के वेदर के बारे में आपको नहीं पता, तो वहां पे पॉसिबिलिटी क्या है सर, वीक, तो आप क्या बोलोगे, इट माइट रेन टुमारो, ठीक है ना, यही मे एंड माइट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ओके, तो आई होप आप लोग शुड का यूज कैसे करते हो, मस्ट, आउट टू, हैव टू एंड हैड टू का यूज आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, 2 मिनट आप लोग देख सकते हो, फिर लेक्चर को प्रोसीड करते हैं। गाइस ठीक है, अब हम लोग पर्पस एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, आप लोग जानते हो बेसिकली पर्पस क्या होता है किसी चीज का। पहले दो चीजें आपको समझनी होती है कि पर्पस एंड रीजन में क्या डिफरेंस होता है बेसिकली। ठीक है, तो सिंपल सा पॉइंट इससे समझना है कि आप कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है ना, इफ यू आर डूइंग समथिंग देयर इज अ पर्पस बिहाइंड इट, क्लियर ना, आप कोई भी चीज कर रहे हो क्या, उसके पीछे कोई ना कोई तो पर्पस है आपका, कोई ना कोई उद्देश्य है। ठीक है, बट यू आर अनएबल टू डू समथिंग, इट मींस व्हाट, देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट, लेकिन आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, कुछ करने में आप अनएबल हो, इसका मतलब क्या है, उसके पीछे एक रीजन, सिंपल सा चीज, आप कुछ कर रहे हो उसके पीछे एक पर्पस होगा, आप कुछ नहीं कर पा रहे हो उसके पीछे एक रीजन होगा। आप स्कूल जाते हो तो आपका एक पर्पस है एजुकेशन पाना, ठीक है ना, आप बाय द वे आप स्कूल नहीं जा पाए तो इसके पीछे रीजन हो सकता है, आपकी तबीयत खराब हो सकती है, या आप कहीं और चले गए, या आपको और कोई काम आ गया। ठीक है, सिंपल सा चीज है, समझ गए। अच्छा, तो पर्पस एक्सप्रेस करने की बात आती है बेसिकली, तो यहाँ पे आपको समझना होगा, एक हमारा पहले एक्शन लिखा जाएगा, आप स्ट्रक्चर को समझोगे, ठीक है, उसके बाद क्या, एक कंजंक्शन का यूज किया जाता है, कौन से कंजंक्शन का, सो दैट। ऐसे पर्पस एक्सप्रेस करने के लिए सिर्फ सो दैट का यूज नहीं, हम लोग और कुछ करते हैं, बट यहाँ पे जो रिलेवेंट है उस चीज को बताया जा रहा है, ठीक है ना। ऐसे इन ऑर्डर टू का भी यूज किया जाता है, ठीक है, सो दैट, उसके बाद क्या बताया जाएगा, पर्पस। अगर प्रेजेंट में बताया जा रहा है पर्पस, तो आप लोग कौन सा मॉडल्स का यूज करोगे सर, मे का। अगर पास्ट का पर्पस बताया जाएगा तो माइट। जैसे, और उसके बाद एक चीज और आपको समझना होगा, ये लेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है लेस्ट का, ठीक है ना, बहुत ही कंफ्यूजिंग है। लेस्ट की अगर बात करोगे तो लेस्ट ऑलरेडी निगेटिव है, क्या है सर, लेस्ट में ऑलरेडी नॉट का मीनिंग छिपा हुआ है, तो जब ऑलरेडी ये निगेटिव है, इट मींस आप इसके साथ सेंटेंस में क्या नहीं यूज कर सकते हो सर, नॉट का यूज नहीं कर सकते हो। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि लेस्ट अगर सेंटेंस में यूज किया जा रहा है तो आप नॉट का यूज इसके साथ नहीं कर सकते हो। दूसरा पॉइंट कि लेट के साथ ऑलवेज इसका कोरिलेटिव जो कंजंक्शन होगा वो क्या होगा सर, शुड का यूज करोगे। ठीक है, थर्ड पॉइंट इज कि लेस्ट के साथ जो भी वर्ब का फॉर्म यूज किया जाएगा वो कौन सा वर्ब का फॉर्म होगा, निगेटिव, ऑलवेज निगेटिव मीनिंग कन्वे करने वाला वर्ब होगा। अगर लेस्ट का हिंदी मीनिंग समझे ना, तो लेस्ट का हिंदी मीनिंग होता है कहीं ऐसा ना हो कि, इतना लंबा हिंदी मीनिंग होता है, क्या होता है, कहीं ऐसा ना हो कि। जैसे एग्जांपल से आप समझोगे तो आपको समझ में आएगा, ठीक है ना, एग्जांपल पे ज्यादा अच्छे से फोकस करोगे। लिखा हुआ ही वर्कड हार्ड, क्या लिखा गया सर, ही वर्कड हार्ड डैश ही, ठीक है ना, क्वालिफाई द एग्जाम। अब बताओ, कोई पर्सन जो है बहुत ही हार्ड वर्क कर रहा, ठीक है ना, तो हार्ड वर्क करने के पीछे उसका क्या होगा सर, पर्पस। ठीक है, इसी पर्पस को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कौन सा कंजंक्शन का यूज करेंगे, सो दैट। ठीक है, तो यहाँ पे सो दैट लिखा गया। अगर प्रेजेंट की बात की जाती तो क्या लिखते सर, माइट, लेकिन पास्ट की बात की जा रही है तो क्या लिखा जाएगा, माइट। आप लोग समझ गए, ठीक है, क्या लिखा गया सर, ही वर्कड हार्ड, पास्ट में उन्होंने बहुत ही मेहनत की, क्यों सर, सो दैट ही माइट क्वालिफाई द एग्जाम, क्योंकि क्या, एग्जाम क्वालिफाई कर सके। ठीक है, सिंपल सी चीज है। नेक्स्ट लिखा हुआ है रन फास्ट। ठीक है, अब बाय द वे क्या होता है कि आप सुबह सुबह कहीं पे जा रहे हो, ठीक है, पटना जा रहे हो बेसिकली, आपका बस का टाइमिंग बेसिकली हो गया है, ठीक है ना, बस का टाइमिंग हो गया तो पापा बोल रहे थोड़ा सा जल्दी चलो, ठीक है ना, थोड़ा सा समझ लो, मतलब थोड़ा सा स्पीड में चलने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, रन फास्ट बेसिकली। अब ऐसा नहीं कि यहाँ पे सेंस तैयार हो रहा है कि दौड़ने लगो बेसिकली, ठीक है ना, थोड़ा सा जब चाल को आप बढ़ा लेते हो उस सेंस में बोला जा रहा है। ठीक है, रन फास्ट डैश यू कैच द बस। ठीक है, अब बेसिकली यहाँ पे एक पर्पस बताया जा रहा है सर, आपका बोला जा रहा है कि आप तेज दौड़ो, क्यों, क्योंकि उसके पीछे एक पर्पस है कि आप बस को मिस कर दोगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा सर, सो दैट। अब प्रेजेंट की बात की जा रही है, इस वजह से यहाँ पे कौन सा मॉडल्स का यूज किया जाएगा, मे। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव वी ईट। हम लोग एक्चुअली में खाते क्यों हैं, तो आप पर्पस है हमारे पीछे, खाना खाने के पीछे क्या है सर, एक पर्पस। ठीक है, कौन सा पर्पस, ताकि हम लोग अलाइव हो, हम लोग सर्वाइव कर सके बेसिकली। ठीक है, तो इसके लिए भी आप कौन सा कंजंक्शन का यूज करोगे, सो दैट। और जो प्रेजेंट में यूनिवर्सल है इसलिए क्या लिखा जाएगा, मे। तो सिंपल सेंटेंस आप लोग जानते हो, वी ईट सो दैट वी मे लीव। ठीक है ना, ये सब लोग रटा सेंटेंस होते हैं ना। फिर लिखो स्मोक लेस। अब बेसिकली क्या होता है, एक पर्सन को स्मोकिंग करने का बहुत ज्यादा हैबिट है बेसिकली, है, तो आप जानते हो कि टोबैको का यूज करना बेसिकली आपके हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा इंजूरियस है, पर्निशियस होता है, ये सारी चीजें। ठीक है, तो आपको एक एडवाइस दिया आपके फ्रेंड ने, किसी ने, स्मोक लेस
स्मोक लेस लेस्ट यू। अब अभी हम लोगों ने लेस्ट के बारे में समझा कि लेस्ट के साथ ऑलवेज इसका कोरिलेटिव जो यूज होगा वो क्या होगा सर, शुड। तो जब जैसे सेंटेंस में लेस्ट यूज किया गया तो इस आगे क्या लिखोगे सर, शुड। बिल्कुल ही माइंड में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। लेस्ट ऑलरेडी निगेटिव है, इस वजह से इसके साथ नॉट का यूज नहीं किया जाएगा। दूसरा पॉइंट, लेस्ट के साथ ऑलवेज एंड ऑलवेज आगे शुड का यूज किया जा सकता है, कभी भी कुड माइट का यूज नहीं किया जा सकता है, ठीक है। और इसके साथ जो वर्ब का यूज होगा वो ऑलवेज एंड ऑलवेज नेगेटिव। जैसे अगर हम बोले, ठीक है, स्टडी प्रॉपरली लेस्ट यू फेल इन योर एग्जाम, ठीक है, लेस्ट यू शुड फेल इन योर एग्जाम। अगर हम किसी को बोले स्टडी प्रॉपरली लेस्ट यू शुड फेल इन योर एग्जाम। अच्छा, अगर आप लोग यहाँ पे रट लोगे सर कि शुड का मतलब चाहिए होता है, तो यहाँ पे शुड का मतलब चाहिए का कहाँ मीनिंग आ रहा, खुद ही बताओ कहां पे आ रहा है शुड का मतलब चाहिए का मीनिंग। इसका मतलब अगर चाहिए रट लोगे तो कहीं ना कहीं आप मार खा जाओगे चीजों में, ठीक है ना। यहाँ पे मीनिंग क्या तैयार हो रहा है कि ठीक से पढ़ लो, कहीं ऐसा ना हो कि आप एग्जाम में फेल हो जाओ। तो कहां चाहिए का मीनिंग आया, ठीक है ना। तो आप ये चीज समझे कि लेस्ट के साथ क्या यूज होगा, शुड, और आगे जो वर्ब यूज होगा वो नेगेटिव, ठीक है। लिखा हुआ है सी स्टडीज केयरफुली, सी स्टडी केयरफुली लेस्ट, यहाँ पे यहां से लेस्ट सी शुड फेल द टेस्ट, फेल इन द टेस्ट, ऐसा सेंटेंस बनेगा। तो देख रहे हो आप बेसिकली पर्पस बताने के लिए दो चीज यूज कर रहे हो। अगर सो दैट का यूज किया जा रहा है तो आगे मे एंड माइट का यूज किया जा रहा है। अगर लेस्ट का यूज कर रहे हो तो आगे क्या यूज किया जा रहा है सर, लेस्ट के साथ शुड का यूज। ये आपको, ठीक है ना, ये माइंड में रखना होता है। अब जैसे बोला जाता है एक पर्सन सुबह सुबह मार्केट जाता है, ठीक है ना, ही गोज टू मार्केट इन ऑर्डर टू बाई सम फ्रेश वेजिटेबल्स, फ्रेश फ्रूट्स। देख रहे होते हैं यहाँ पे पर्पस बताने के लिए हम लोग कौन सा कंजंक्शन फ्रेज का यूज कर रहे हैं, इन ऑर्डर टू। तो एक चीज और ये होता है, इन ऑर्डर टू के बाद जो वर्ब का फॉर्म लिखा जाता है वो कौन सा वर्ब का फॉर्म, टू के साथ हम लोग ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं, ठीक है ना। इसी वजह से बोला गया ही गोज टू मार्केट इन द मॉर्निंग इन ऑर्डर टू बाई सम फ्रेश फ्रूट्स वेजिटेबल्स, क्लियर ना, ठीक है। या ऐसे भी बोल सकते हो सेंटेंस को, ही गोज टू मार्केट एवरी डे इन द मॉर्निंग सो दैट, कैसे बोलोगे, सो दैट ही मे बाई सम फ्रेश फ्रूट्स, ठीक है ना, ही मे बाई, क्लियर, ओके। तो बेसिकली आप लोग को समझ में आ गया कि जब पर्पस बताने की बात आती है तो हम लोग कौन सा कंजंक्शन सो दैट का यूज कैसे करते हैं, मे माइट का यूज कैसे किया जाता है, और लेस्ट के साथ शुड का यूज कैसे किया जाता है, ओके। तो आप लोग एक, अच्छा एक एग्जांपल और है हम लोग के पास, उसको भी देख लेते हैं, ठीक है ना। लिखा हुआ है बी हम्बल। किसी को बोला जा रहा है कि सर बी हम्बल, नॉर्मल रहा करो थोड़ा। देखते हैं ना, थोड़ा सा एरोगेंस होता है, तो अपने ऑफिसर से भी या अपने बड़ों से थोड़े बदतमीजी से लोग बात करते हैं। तो किसी को, जैसे आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, कोई भी प्राइवेट कंपनी में जॉब कर रहे हो, तो आपको हम्बल रहना पड़ेगा वहां पे। आप थोड़ा सा अपना एरोगेंस नहीं दिखा सकते कि हम है जो कोई नहीं, ठीक है ना। तो बी हम्बल, किसी को एडवाइस दिया जा रहा है बी हम्बल, तो आप क्या बोलोगे, ठीक है, थोड़ा नॉर्मल बन जाओ, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपना लॉस, अपना जॉब जो है खो दो आप, ठीक है ना। तो क्या बनेगा सेंटेंस, बी हम्बल लेस्ट यू शुड लूज योर जॉब। समझ रहे हो, बी हम्बल लेस्ट यू शुड लूज योर जॉब। देख रहे हो, लेस्ट के साथ आगे क्या यूज किया गया सर, शुड का यूज किया गया, और आगे जो वर्ब का यूज किया गया वो नेगेटिव। किसी चीज को लूज करना एक नेगेटिव वर्ब ही तो है, एग्जाम में फेल होना नेगेटिव ही तो है, ठीक है ना। ठीक है, डाई हो जाना नेगेटिव ही तो है। तो लेस्ट के साथ ऑलवेज क्या हो रहा है, नेगेटिव वर्ब का यूज, ओके। तो आप 1 मिनट इस चीज को देख सकते हो, फिर प्रोसीड करो, ओके। अब हम लोग थोड़ा सा बिल एंड सेल के फंक्शन को देख लेते हैं, ठीक है ना। थोड़ा सा बिल एंड सेल पे बेसिकली फोकस करोगे, लेकिन आज के मॉडर्न इंग्लिश में बेसिकली बात कीजिए, ठीक है। तो हर एक सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होने लगा है सर, बिल का यूज। लेकिन ऐसा नहीं है कि हम बोल सकते कि सेल बिल्कुल ही ऑब्सोलीट हो चुका है। जैसे आपके पास लिखा हो रहता है ये IL, कॉन्ट्रैक्शन अगर लिखा हुआ है तो आप इसको क्या समझोगे, तो सब लोग बोल देंगे ये बिल लिखा हुआ है, ठीक है। सर ये बिल भी हो सकता है और सेल भी हो सकता है, ठीक है। अब थोड़ा सा माइनर डिफरेंस को समझोगे कि बिल एंड सेल जब यूज करते हो तो सेंटेंस के सेंस पे क्या फर्क पड़ता है, ठीक है ना। तो ये बिल भी हो सकता है एंड सेल भी हो सकता है। जैसे स्पोकन इंग्लिश में बात करें, स्पोकन इंग्लिश की बात करें तो जो स्पीकर होते हैं वो क्या बोलते हैं, आई विल हेल्प यू, क्या बोलते हैं, आई विल हेल्प यू। तो ये जो कॉन्ट्रैक्शन यूज किया जाता है आई विल हेल्प यू, तो आपको ऐसा सुनने में लगता है कि वो बोल रहे हैं आई विल हेल्प यू, ठीक है ना। बट वो बिल नहीं बोल रहे हैं, सेल भी तो बोल सकते हैं ना। कॉन्ट्रैक्शन में तो आप समझ रहे हो कि बिल एंड सेल दोनों हो सकता, ठीक है ना सर, ओके। अब देख लो दोनों में डिफरेंस क्या होता है। तो देख लो सबसे पहले सेल एंड बिल की अगर बात करें तो पहले दो सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन का जो हमारा सब्जेक्ट है आई एंड बी की अगर बात करें, अगर आई एंड बी के साथ आप सेल का यूज करते हो, किसका यूज कर सकते हो सर, सेल का अगर यूज करते हो बेसिकली, तो वो एक्शन फिक्स्ड नहीं होता, नॉट फिक्स्ड, ठीक है। पहले बेसिकली समझो फिर एग्जांपल से समझ में आएगा। अगर बिल की बात करें तो अदर सब्जेक्ट के साथ अगर बिल का यूज किया जाएगा तो वो एक्शन फिक्स्ड। अच्छा, अगर हम बोले बेसिकली सिंपल से एग्जांपल, आई शैल हेल्प यू एंड आई विल हेल्प यू, दोनों में डिफरेंस क्या है सर, ठीक
ठीक है, दोनों में बिल्कुल ही डिफरेंस है। अगर कोई पर्सन बोल रहा है आई शैल हेल्प यू, तो वो उसका एक ओपिनियन, एक इंटेंशन है, वो ठीक है बोल रहा है क्या कि कर देंगे बस, ठीक है, अगर टाइम मिलेगा बेसिकली हो पाया तो कर देंगे। लेकिन अगर बोल रहे हो आई विल, तो विल में बेसिकली क्या सो होता है सर, एक डिटर्मिनेशन, एक आप डिटरमाइंड हो उस चीज को लेकर, हाँ पक्का इस काम को करेंगे, ठीक है ना, एक प्रॉमिस की बात होती है। अच्छा, जैसे ही आपको ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा किसी चीज के लिए, जैसे आपका बेसिकली कोई भी बोर्ड एग्जाम होने वाला होता है, ठीक है ना, तो उस पर एडमिट कार्ड पे नीचे कुछ ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ होता है, तो वहां पे क्या लिखा होता है सर, नो कैंडिडेट शैल ब्रिंग हिज फोन, मोबाइल फोन, वट एवर एनी, कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं ला सकते, ऐसा लिखा होता है। क्या लिखा होता है, नो कैंडिडेट शैल ब्रिंग, ठीक है। तो यहाँ पे जो थर्ड सब्जेक्ट हमारा हुआ अदर पोर्शन, अदर सब्जेक्ट, उसके साथ क्या यूज किया जाता है सर, शैल का यूज किया जाता है। तो ये एक ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन है, ठीक है ना, और ये भी फिक्स्ड एक्शन होता है कि आप नहीं ही ला सकते हो, नहीं तो आपको पनिश किया जाएगा, आपको बेसिकली एग्जाम से बाहर किया जा सकता है, ठीक है ना। तो यही बेसिकली माइनर सा डिफरेंस होता है आई विल हेल्प यू बोलने में एंड आई शैल हेल्प यू बोलने में, ठीक है ना। अब बेसिकली नॉर्मल एक फ्यूचर एक्शन को बेसिकली रेफर करोगे, आप उसके लिए डिटरमाइंड नहीं हो नॉर्मल, ठीक है। जैसे आप बोल सकते हो माय फ्रेंड विल कम टुमारो, ठीक है ना, विल कम टुमारो। तो इसका मतलब आप समझ रहे हो, इसका मतलब क्या हुआ, देखो थर्ड पर्सन के साथ हम लोग क्या यूज किए, विल। जब आप थर्ड पर्सन के साथ विल का यूज करते हो तो वो एक्शन फिक्स नहीं होता। आपका एक ओपिनियन है कि हाँ मेरा फ्रेंड कल आएगा, वो नहीं भी आ सकता। लेकिन जैसे आप बोलोगे शैल, तो ये एक्शन 100% क्या हो जाएगा सर, डिटरमाइंड हो जाएगा। बस ये थोड़ा सा माइनर डिफरेंस होता है, एक ओवरव्यू दे दिया गया। लेकिन आप देखोगे कि हर एक जगह पे क्या यूज होने लगा सर, विल का यूज होने लगा हर एक सब्जेक्ट के साथ, उससे कोई है ना। बट लेकिन आपको माइनर डिफरेंस समझना होगा, कहीं कहीं पे आपको जरूरत पड़ो तो दोनों के यूसेस में क्या फर्क होता है, ठीक है। तो ये स्पीकर के इंटेंशन पे डिपेंड करता है। अगर हम डिटरमाइंड है उस चीज को लेकर, ठीक है ना, खुद अगर बोलने वाला पर्सन आई अगर डिटरमाइंड है तो वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब, कौन सा मॉडल्स का यूज करके बोलेगा सर, विल का यूज करके बोलने वाला, ठीक है ना। जैसे आप बोलते हो ना आई कैन एंड आई विल, जैसे ही बोलते हो विल, इट मींस यू आर डिटरमाइंड, है ना। अब जैसे बोला गया वी विल क्वालिफाई द एग्जाम, क्या बोला गया सर, वी विल क्वालिफाई द एग्जाम, ठीक है। तो बोलने वाला बंदा जो है, बताओ वो डिटरमाइंड है कि नहीं इस चीज को लेकर कि हाँ एग्जाम क्वालिफाई करेंगे, बिल्कुल है। क्योंकि क्या यूज किया गया सर, विल का यूज किया गया, वी विल क्वालिफाई। तो विल जैसे यूज करते हो आई एंड बी के साथ, तो वो एक्शन एक फिक्स्ड एक्शन होता है, वो एक्शन डिटर्मिनेशन एक्सप्रेस कर रहा है, प्रॉमिस एक्सप्रेस कर रहा है, ये ऑफिशियल इंस्ट्रक्शन। लेकिन जैसे कोई बोलते हैं बी शैल, तो वो एक्शन क्या होता है सर, फिक्स्ड नहीं होता है, ठीक है, वो उसके लिए वो डिटरमाइंड नहीं है, ठीक है। बस ये माइनर सा थोड़ा सा डिफरेंस है बेसिकली, ओके। तो एक नजर आप इसको देख लो, फिर आगे हम लोग प्रोसीड करते हैं, ओके गाइस, ठीक है। हम लोगों ने सारे प्योर मॉडल्स के फंक्शन को समझ लिया, ठीक है। कौन सा मॉडल्स बोलोगे एक बार, प्योर मॉडल्स, ठीक है ना। जो हमारा एक्चुअली में मॉडल्स होता है उसके फंक्शन को हम लोगों ने समझ लिया कि कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, आउट टू, ये सारे चीजों का क्या फंक्शन होता है, कौन से सिचुएशन में हम लोग यूज करते हैं, ठीक है ना। अब बेसिकली नेक्स्ट हमारा जो पार्ट, नेक्स्ट कैटेगराइजेशन किया गया था आपको मॉडल्स पे, एक बोला गया था क्या सर, डिफेक्टिव। क्या बोला गया था, डिफेक्टिव, या इसको आप बोलते हो सेमी मॉडल्स। क्या बोलते हो, सेमी मॉडल्स। अब बेसिकली इसको सेमी मॉडल्स क्यों बोला गया, ठीक है, आप हेडिंग को समझ जाओगे पहले तो चीजें आसान हो जाएगी, ठीक है। सेमी का मतलब ही होता है हाफ। क्या होता है सर, हाफ। जैसे आप बेसिकली सेमी सर्कल पढ़ते हो, मैथ में पढ़ते हो कि नहीं, ठीक है। तो सेमी का मतलब क्या होता है सर, हाफ से रिलेटेड, ठीक है। तो सेमी मॉडल्स की बात करें बेसिकली, तो सेमी मॉडल्स क्या हुआ हमारा, एक ऐसा वर्ड होगा जो कि एक्चुअली में एक हेल्पिंग वर्ब भी है और सेंटेंस का मेन वर्ब भी होगा। जैसे एग्जांपल्स आप लोग समझोगे तो अच्छी चीजें समझ में आएगी। क्या बोला जा रहा है कि ये सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब भी हो सकता है और क्या हो सकता है सर, मेन वर्ब। जैसे आप बोलोगे आई नीड टू बाई अ कार, क्या बोला गया सर, आई नीड टू बाई अ कार। तो यहाँ पे जो नीड सेंटेंस में यूज किया गया वो क्या है, सेंटेंस का मेन वर्ब। क्या लिखा गया, आई नीड, देख लो। तो आई के अकॉर्डिंग क्या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया गया, आई नीड टू बाई अ कार, ठीक है। तो यहाँ पे सेंटेंस का क्या है सर, मेन वर्ब। पहले कॉन्सेप्ट को समझोगे कि कब नीड और डेयर दोनों का एक सेम ही कॉन्सेप्ट है, किस चीज का, नीड एंड डेयर, दो वर्ड, ठीक है। नीड का अगर हिंदी मीनिंग देखे तो जरूरत की बात आती है, ठीक है। और डेयर की बात करें, डेयर का अगर हिंदी मीनिंग देखा जाए तो आपका साहस, हिम्मत से रिलेटेड होता है, करेज से रिलेटेड, है ना। अब देखो नीड एक हेल्पिंग वर्ब के तरीके से यूज हो सकता है, नीड एंड डेयर दोनों को देखोगे, ठीक है। नीड एंड डेयर की बात करें तो ये एक हेल्पिंग वर्ब के तरीके से यूज होगा, ठीक है। कॉन्सेप्ट को देखोगे बहुत ही कंफ्यूजिंग है
में थोड़ा, है ना, तो ध्यान से आपको देखना होगा, थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है और कंफ्यूज हो जाते हो, ठीक है। तो नीड एंड डियर अगर बेसिकली हेल्पिंग वर्ब के तौर पे होता है, क्या होता है सर, अगर हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होता है बेसिकली, अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो आगे क्या लिखोगे, 2 + V1, मतलब इन्फिनिटिव्स का यूज किया जाएगा, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट चैप्टर जब नॉन फाइनाइट्स पढ़ेंगे तो उसमें हम लोग इन्फिनिटिव्स, जेरेंड एंड पार्टिसिपल को बहुत अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। अगर नेगेटिव सेंटेंस की बात की जाएगी सर तो आगे ओनली एंड ओनली क्या लिखना होगा सर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। यही वजह है कि इसका नाम दे दिया गया डिफेक्टिव। क्या दिया गया, डिफेक्टिव। जैसे सेंटेंस का हम नेगेटिव बना रहे हैं, इंट्रोगेटिव बना रहे हैं, तो सेंटेंस में हमें एक डिफेक्ट देखने को मिल रहा है, एक कमी देखने को मिल रहा है, और वो कमी किस चीज की है सर, इस 2 की कमी है। जैसे आप सेंटेंस को नेगेटिव बना रहे हो या इंट्रोगेटिव बना रहे हो तो सेंटेंस में हमें डिफेक्ट किस चीज का देखने को मिल रहा है, 2 का, इसी वजह से इसका नाम दे दिया गया सर डिफेक्टिव, ठीक है ना। अगर ये सेंटेंस का मेन वर्ब के तरीके से यूज होगा, क्या होगा, ठीक है, आप लोग बोलोगे साथ में कोऑर्डिनेट करना है ताकि, ठीक है ना। अगर सेंटेंस का मेन वर्ब के तरीके से यूज होगा, कौन कौन सा वर्ड, नीड एंड डियर, कौन कौन सा वर्ड, नीड एंड डियर, दोनों मॉडल्स की बात करें, अगर सेंटेंस का मेन वर्ब होगा तो चाहे आप अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करो, नेगेटिव सेंटेंस की बात करो, इंट्रोगेटिव, वहां पे ऑलवेज एंड ऑलवेज आगे क्या लिखना होगा सर, इन्फिनिटिव्स, और इन्फिनिटिव्स 2 + V1 ही तो होता, ठीक है ना। ये 2 पॉइंट आपको माइंड में रखना कि अगर सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब के तरीके से यूज होता है नीड एंड डियर, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में ओनली 2 + V1 लिखना होगा, लेकिन जैसे आप इसको नेगेटिव बनाओगे सर, ठीक है, तो नेगेटिव बनाने के लिए आपको वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ओनली चाहिए, 2 की जरूरत नहीं है। क्यों, क्योंकि इसके पीछे भी एक लॉजिक है। क्यों, क्या लॉजिक है, हम लोग स्टार्टिंग से ये चीज को समझते आ रहे हैं कि आपको जब भी सेंटेंस को नेगेटिव बनाना होता है, क्या करना होता है सर, नेगेटिव बनाना होता है तो आपको एक वर्ड की जरूरत होती है, कौन से वर्ड, नॉट की। और ये नॉट को किसके साथ ऐड करते हो आप लोग, किसके साथ सफिक्स करते हो, आप खुद बताओ, तो बोलोगे सेंटेंस के हेल्पिंग वर्ब के साथ। किसके साथ, तो हेल्पिंग वर्ब के साथ। और जब हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज करते हो, जैसे बोला गया डू नॉट, तो डू नॉट के बाद आगे जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखोगे वो क्या लिखोगे सर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखोगे। अगर बोलोगे डज नॉट, तो डज नॉट के बाद भी जो वर्ब का फॉर्म होगा वो क्या होगा सर, फर्स्ट फॉर्म होगा। अगर बोलोगे डिड नॉट, ठीक है ना, तब भी वो फर्स्ट फॉर्म होगा। सिमिलरली अगर नीड नॉट की बात करो या डेयर नॉट की बात करो तो इसके बाद भी वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा जाएगा सर, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अच्छा, अब यहाँ पे समझोगे कि क्या नीड में एस लगाया जा सकता है या डेयर्स में एस लगाया जा सकता है, ये भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि अगर बोला जाए आई नीड तो सी नीड्स भी तो बोला जाना चाहिए ना। क्या बोला गया सर, अगर बोला जाएगा आई नीड समथिंग तो ये भी तो बोला जा सकता है सी नीड्स समथिंग। हाँ, तो ये बोलना भी बिल्कुल सही हुआ कि नीड्स बोलना भी अपने आप में सही है, लेकिन सिर्फ एंड सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में, ओनली एंड ओनली की सेंटेंस में सर, ओनली एंड ओनली अफर्मेटिव सेंटेंस में आप नीड एंड डियर में क्या ऐड कर सकते हो, एस ऐड कर सकते हो। लेकिन जैसे ही सेंटेंस को नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव बनाने की बात आएगी तो आप एस नहीं ऐड कर सकते हो। क्यों नहीं ऐड कर सकते, इसके पीछे लॉजिक क्या काम किया कि जैसे आप सेंटेंस को नेगेटिव बनाओगे सर तो नीड एंड डियर सेंटेंस का कौन सा वर्ब हो जाएगा सर, हेल्पिंग वर्ब। कौन सा वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। अब क्या आप किसी हेल्पिंग वर्ब में एस लगा सकते हो, खुद बताओ। क्या कभी आपने हैव में एस लगाया है, क्या कभी आपने हैव में एस लगाया है, क्या आपने डिड में एस लगाया कभी, क्या आपने डू में कभी एस लगाकर देखा है, समझ रहे हो बेसिकली। तो जैसे ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज होने लगेगा तो इसमें आप एस या ईएस सफिक्स नहीं कर सकते हो। कॉन्सेप्ट समझ में आया, आप एक एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आप ध्यान से देखोगे एग्जांपल को, लिखा गया सी नीड नॉट। क्या लिखा गया सर, सी नीड नॉट, ठीक है। अब यहाँ पे बताओ, ये जो नीड यहाँ पे यूज किया गया, जब इसके साथ नॉट यूज किया गया सर तो ये सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब है, खुद बताओ। तो सर बोलोगे कि जब नॉट का यूज कर दिया गया तो ये तो सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा, क्योंकि नॉट का यूज ऑलवेज एंड ऑलवेज सेंटेंस के किस वर्ब के साथ किया जाता है सर, हेल्पिंग वर्ब के साथ। इस वजह से यहाँ पे नीड जो है वो सेंटेंस का कौन सा वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब। जैसे ये हेल्पिंग वर्ब हो गया इसका मतलब आगे ओनली एंड ओनली वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होगा, फर्स्ट फॉर्म। इसके साथ हमें टू की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये टू लिखना यहाँ पे क्या हुआ सर, गलत हुआ। आप मिस्टेक को, एरर को ऑब्जर्व करोगे कि कहां पे एरर है, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आया। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग देखोगे, लिखा हुआ है सी नीड्स टू बाय अ कार। इज इट सेंटेंस राइट और रॉन्ग, खुद बताओ, ठीक है। ये सेंटेंस गलत है या सही है, सी नीड्स टू बाय अ कार, तो आप लोग बोलोगे बिल्कुल सही हुआ। क्यों, क्योंकि यहाँ पे नीड्स जो यूज किया गया है वो सेंटेंस का कौन सा वर्ब हुआ, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद हम लोग इन्फिनिटिव्स का यूज करेंगे तो 2 + V1 बोलना है यहाँ पे क्या हुआ सर, सही। तो सी नीड्स टू बाय अ बुक, बिल्कुल सही। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव नीड सी बाय अ बुक, ठीक है। अब देखो ये जो नीड अगर सेंटेंस का स्टार्टिंग में लिख दिया गया तो ये ऑलवेज एंड ऑलवेज सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब होगा ना। क्या आप कभी किसी मेन वर्ब से इंट्रोगेटिव बनाए हो,
क्या जैसे बोला गया आई प्ले क्रिकेट, तो इसका इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आप कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज करोगे सर? डू का यूज करोगे। क्या बोलोगे? डू आई प्ले क्रिकेट बोलोगे कि नहीं बोलोगे? क्या प्ले को आगे ले जा सकते हो? नहीं ले जा सकते, ठीक है। तो जब नीड को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिखा गया तो ये सेंटेंस का कौन सा वर्ब हुआ सर? बोलो हेल्पिंग वर्ब, ठीक है ना। जब ये हेल्पिंग वर्ब होगा इसका मतलब सेंटेंस के आगे जो यूज होगा वो ओनली एंड ओनली वर्ब का कौन सा फॉर्म सर? मेन वर्ब, जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा। इसमें हमें टू की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये चीज आप लोग समझे। नेक्स्ट एग्जांपल आप लोग देखोगे डेयर का, ठीक है। दोनों का सेम कॉन्सेप्ट है, नीड एंड डेयर का दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना। जैसे लिखा गया हाउ डेयर यू, आप लोग बोलते हैं ना हाउ डेयर यू बेसिकली, ठीक है। हाउ डेयर यू टू स्पीक बिफोर मी। आप खुद बताओ सर, हाउ डेयर यू यहाँ पे यूज किया गया, तो यहाँ पे जो ये डेयर है ये हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब? आपको इसी को ऑब्जर्व करना है, इसी में कंफ्यूजन होता है कि वो हेल्पिंग वर्ब है कि मेन वर्ब, ठीक है। तो जब सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाने की बात आएगी तो सब्जेक्ट से पहले जो लिखा जाएगा वो तो हमारा हेल्पिंग वर्ब है। ये तो सब लोग बच्चे लोग भी जानते हैं इस चीज को, है ना। तो हाउ डेयर यू जैसे ये हेल्पिंग वर्ब हो गया तो आगे जो सेंटेंस का वर्ब यूज होगा वो वर्ब का बेस फॉर्म मतलब फर्स्ट फॉर्म, इसमें हमें टू की कोई जरूरत नहीं है। मतलब यहाँ पे टू लिखना क्या हुआ सर? गलत। तो सेंटेंस हमारा क्या बना? हाउ डे यू स्पीक बिफोर मी, हाउ डे यू टॉक लाइक दिस, ठीक है ना। ऐसा सेंटेंस बोलते हैं हाउ डे यू टॉक लाइक दिस, हाउ डे यू बिहेव इन अ वेरी अनप्लीजेंट मैनर। इस टाइप से सेंटेंस बनता है, ठीक है। नेक्स्ट लिखा गया आई डू नॉट नीड टू बाई अ कार। क्या लिखा गया सर? आई डू नॉट, ठीक है सर। जब डू नॉट लिख दिया गया इसका मतलब ये नीड अपने आप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा, ठीक है। क्या हुआ? फर्स्ट फॉर्म। तो इसके साथ टू प्लस V1 लिखना सही हुआ। यही तो हम लोग कॉन्सेप्ट समझे कि अगर ये मेन वर्ब के तौर पे यूज होगा तो या तो सेंटेंस इंट्रोगेटिव हो, नेगेटिव हो, या कुछ भी इंट्रोगेटिव, नेगेटिव, अफर्मेटिव कुछ भी, इसके साथ आप क्या लिखोगे सर? टू प्लस V1। यही थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। फिर लिखा गया ही, ठीक है ना, ही डू यू डेयर, सॉरी हाउ डू यू डेयर लिखा हो, ठीक है। क्या लिखोगे सर? हाउ डू यू डेयर। हाउ, देखो दोनों डिफरेंस, दोनों सेंटेंस में डिफरेंस समझोगे बिल्कुल। यहां से देखोगे एक सेंटेंस में लिखा गया सर हाउ डेयर यू, क्या लिखा गया है? हाउ डेयर यू। तो यहाँ पे जो डेयर है सेंटेंस का क्या है सर? हेल्पिंग वर्ब। लेकिन नीचे वाले एग्जांपल में लिखा गया हाउ डू यू डेयर। क्या लिखा गया? हाउ डू यू डेयर। तो ये जो डू है, डू सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब हो गया। इसका मतलब कि इस सेंटेंस में डेयर हमारे सेंटेंस का कौन सा वर्ब है सर? मेन वर्ब। दोनों का सेंटेंस का मीनिंग बिल्कुल ही सेम है, बट यूसेज का फर्क हुआ कि एक सेंटेंस में हमारा डेयर हेल्पिंग वर्ब है और दूसरे सेंटेंस में वही डेयर हमारे सेंटेंस का मेन वर्ब है, ठीक है ना। तो हाउ डू यू डेयर स्पीक बिफोर मी, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे क्या हो गया सर? अगर मेन वर्ब हो गया तो क्या लिखना पड़ेगा आपको? टू लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? जैसी सेंटेंस का मेन वर्ब हो गया डेयर तो आपको क्या लिखना पड़ेगा सर? टू स्पीक, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल को ऑब्जर्व करोगे, ठीक है। एग्जांपल से ये चीजें क्लियर होगी, ठीक है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है ये, क्योंकि ये हेल्पिंग वर्ब है मेन वर्ब दोनों के तौर पे सेंटेंस में यूज होता है, ठीक है। आपको एग्जांपल से बहुत ही अच्छे से फोकस करना होगा कहां पे यूज हो रहा है, ठीक है। फिर लिखा गया रोहन डज नॉट डेयर। फिर से आप ध्यान दोगे सर, अगर डज नॉट लिख दिया गया तो डज नॉट, तो डज हमारे सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है सर, ठीक है। इसका मतलब ये डेयर जो यूज किया गया, डेयर हमारे सेंटेंस का कौन सा वर्ब हुआ? मेन वर्ब। तो जब डेयर मेन वर्ब के तरीके से यूज होगा, कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, अगर डेयर मेन वर्ब है तो आगे क्या लिखना होगा सर? टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो रोहन, ठीक है, डज नॉट डेयर टू चैलेंज हिम। क्या बोलना पड़ेगा सर? टू चैलेंज हिम, ठीक है ना। आप लोग समझ रहे हो बेसिकली। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव सी विल नीड। क्या लिखा गया सर? सी विल नीड। तो विल हमारे सेंटेंस का क्या है? हेल्पिंग वर्ब। इसका मतलब नीड हमारे सेंटेंस का कौन सा वर्ब है? मेन वर्ब, ठीक है। तो जब से मेन वर्ब के तौर पे यूज हुआ, फिर से सेम कॉन्सेप्ट, ठीक है। अगर मेन वर्ब के तौर पे नीड हुआ है तो क्या लिखोगे सर? आगे टू प्लस V1 का यूज किया जाएगा। तो सी विल नीड, ठीक है ना, टू बाई द बॉक्स, ऐसा सेंटेंस बनेगा। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल लिखा हुआ है विकी विल नीड टू ब्रिंग द बुक्स। इज इट सेंटेंस राइट और रॉन्ग? आप देखो ध्यान से, ये वाला सेंटेंस राइट है या रॉन्ग है? देखो देखो देखो, तो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं राइट है। क्यों राइट है? क्योंकि इसके साथ ये जो नीड जो है वो आपका मेन वर्ब हुआ, तो इसके आगे टू प्लस V1 लिखना बिल्कुल सही हुआ। तो इस सेंटेंस में कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। फिर लिखा गया सी नीड्स नॉट। अब बताओ ये सेंटेंस बोलना सही है? नीड्स नॉट, डेयर्स नॉट बोलना सही हुआ? बिल्कुल भी सही नहीं हुआ सर, क्योंकि आप किसी भी हेल्पिंग वर्ब में कभी एस या ईएस लगा सकते हो। अभी हम लोगों ने समझा क्या हेल्पिंग वर्ब में एस या ईएस लगाया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। इसका मतलब यहाँ पे नीड्स नॉट बोलना गलत हुआ। क्या बोलोगे सर? सी नीड नॉट। क्या बोला जाएगा? नीड नॉट। और जब ये हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हुआ है सर, अगर नीड एंड डेयर किसके तौर पे? हेल्पिंग वर्ब के तौर पे यूज हुआ है और सेंटेंस को नेगेटिव बना रहे हो, क्या बना रहे हो? नोट लगाकर नेगेटिव बना रहे हो, तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा? ओनली फर्स्ट फॉर्म। तो क्या लिखा जाएगा? सी नीड नॉट गो देयर। सी
शी नीड नॉट गो देयर, ठीक है ना। देखा गया राज डेयर्स नॉट टू रन फास्ट, फिर से बोलना गलत हुआ सर, डेयर में आप एस नहीं लगा सकते हो, कब नहीं लगा सकते हो, जब वो सेंटेंस का कौन सा वर्ब हो, हेल्पिंग वर्ब, तो डेयर्स बोलना गलत हुआ, क्या बोलोगे, राज डेयर नॉट। अब यहाँ पे टू बोलना सही हुआ, बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये भी गलत, क्योंकि जब ये सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब है तो आगे हमें सिर्फ मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के मतलब है, हमें टू की जरूरत नहीं है, तो सेंटेंस बनेगा राज डेयर नॉट रन फास्ट, ठीक है ना, क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव दे डेयर नॉट टू डिस्टर्ब द मास्टर, फिर से देखोगे सर, डेयर नॉट लिखा ना तो अपने आप में सही हुआ कि नहीं हुआ, एस लगाना इसमें सही है, बिल्कुल भी नहीं, ये लिखा हुआ बिल्कुल सही हुआ। अब जब डेयर नॉट सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब के तरीके से यूज हुआ है तो आगे जो मेन वर्ब का फॉर्म यूज होगा वो ओनली एंड ओनली फर्स्ट फॉर्म होगा, इसके साथ हमें टू की जरूरत नहीं, ठीक है। तो सेंटेंस तैयार हुआ, दे डेयर नॉट डिस्टर्ब द मास्टर, ठीक है। अब यहाँ पे एक लास्ट सिंपल सा लिखा गया, आई नीड टू बाई अ कार, तो क्या लिखा जाएगा, सी नीड्स टू बाई अ कार। तो देख रहे हो एस कब लगा रहे हैं, एस कब लगाया जा रहा है, जब यही नीड और डेयर सेंटेंस का कौन सा वर्ब है सर, मेन वर्ब, जब ये मेन वर्ब के तौर पे यूज होगा और सेंटेंस का कौन सा, अफर्मेटिव, बेसिकली कौन सा, अफर्मेटिव के तौर पे यूज होगा, तब आप इसमें एस लगा सकते हो, ओके। तो नीड एंड डेयर का आप लोग कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप एक नजर इसको देख लोगे और बेसिकली नीचे आपका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नोट्स है ना, उस चीज से भी आप हेल्प ले सकते हो, ओके। तो एक नजर देखो फिर प्रोसीड करते हैं, ओके। जब हम लोग लास्ट मॉडल्स, ठीक है, यूज टू के फंक्शन को समझने वाले, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए तो यूज टू, ठीक है ना। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं बेसिकली कि अगर पास्ट के आप कोई भी इवेंट को बेसिकली आप हैबिट को बताने की कोशिश करोगे तो आपको कौन से मॉडल्स की जरूरत होती है, यूज टू की। सबसे फर्स्ट फंक्शन को समझते हैं बेसिकली, बाय द वे कोई भी एक्टिविटी, कोई भी एक्शन पास्ट में आप किया करते थे बट अब नहीं करते हो, ऐसी बहुत सारी एक्टिविटीज हो सकती है, ठीक है। आप जो है मॉर्निंग में पहले टी लिया करते थे लेकिन अब नहीं लेते हो, पहले आप वॉक करने जाया करते थे अब नहीं जाते हो, पहले आप क्रिकेट खेलते थे अब नहीं खेलते हो, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज हो सकती है ना जो आप पास्ट में किया करते थे लेकिन अब नहीं करते हो, बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, कुछ भी रीजन हो अब नहीं कर पा रहे हो। इस सिचुएशन में हम लोग कौन से मॉडल्स का यूज करेंगे सर, यूज टू का, ठीक है। पहला पॉइंट क्लियर हुआ कि पास्ट में आप कोई इवेंट करते थे, आपकी वो पास्ट की हैबिचुअल एक्शन, पास्ट की एक हैबिट थी लेकिन अब वो काम को आप नहीं करते हो, तो इसका मतलब ये पास्ट का डिसकंटिन्यूड एक्शन हुआ। कौन सा एक्शन सर, पास्ट का डिसकंटिन्यूड एक्शन, क्योंकि पास्ट में ये कंटिन्यू तो था लेकिन प्रेजेंट से इसका कोई भी वास्ता नहीं है, इस वजह से इसको बोलते हैं पास्ट का डिसकंटिन्यूड एक्शन। लेकिन इसी के जैसा एक मॉडल्स वुड का यूज होता है, कौन सा, वुड, ठीक है ना, इसकी जगह पे। इसमें क्या थोड़ा सा डिफरेंस आता है कि ये भी पास्ट की हैबिट बताने के लिए एक्सप्रेस किया जाता है लेकिन वो हैबिट ऐसी होती है जो प्रेजेंट में भी गोइंग ऑन है। क्या बोला गया, थोड़ा सा डिफरेंस, पास्ट की हैबिट तो है, पास्ट से आप उस काम को करते आ रहे हो लेकिन अभी प्रेजेंट में भी करते हो, उस सिचुएशन में आप कौन सा मॉडल्स का यूज करोगे सर, वुड का यूज। दोनों में डिफरेंस समझ में आया कि यूज टू की बात करें तो पास्ट की एक हैबिट जो पास्ट में आप करते थे लेकिन प्रेजेंट से उसका कोई वास्ता नहीं है, ठीक है। तो आप बोलोगे आई यूज टू प्ले क्रिकेट, पास्ट में तो आप क्रिकेट खेलते थे बट अब नहीं खेलते हो। लेकिन जैसे वुड की बात करोगे ना, ठीक है, तो पास्ट की आपकी हैबिट तो है, पास्ट से आप इस काम को करते आ रहे हो लेकिन प्रेजेंट में भी ये गोइंग ऑन है, ठीक है ना, ओके। पहला यूसेज ये हुआ। एग्जाम्पल को पहले समझते हैं, जैसे लिखा गया व्हेन ही वाज यंग, क्या लिखा गया सर, व्हेन ही वाज यंग ही डैश टू वर्क फॉर 12 आवर्स अ डे, ठीक है। हिंदी में समझे, बोला कि जब वो यंग था ना, जब वो जवान हुआ करता था दिन में 12-12 घंटे काम कर लेता था। तो 12 घंटे काम करता था कब, जब वो यंग था। तो बताओ उसका जो एडल्टनेस, एडल्टहुड है वो फिर से वापस आ सकता है क्या, अभी वो कर सकता है 12 घंटे काम, नहीं कर सकता, ठीक है। पास्ट की उसकी हैबिट है, पास्ट का डिसकंटिन्यूड एक्शन हुआ, इस वजह से आप क्या यूज करोगे सर, यूज्ड टू। क्या बोला जाएगा, व्हेन ही वाज यंग ही यूज्ड टू वर्क, क्या बोलोगे सर, ही यूज्ड टू वर्क फॉर 12 आवर्स अ डे, जब वो जवान था तब 12 घंटे काम करता था, ठीक है ना। फिर लिखा गया बिफोर द ऑपरेशन ऑफ हिज लंग्स, क्या बोला गया, बिफोर द ऑपरेशन ऑफ हिज लंग्स ही डैश टू स्मोक। अब खुद बताओ आप लोग, किसी पर्सन के लंग्स का ऑपरेशन हुआ उससे पहले वो पिया करता था, बहुत ज्यादा स्मोकिंग किया करता था, तो इसकी वो हैबिट थी, उस पर्सन की हैबिट पास्ट की थी, वो पास्ट का एक डिसकंटिन्यूड एक्शन है लेकिन प्रेजेंट में वो कर रहा है इस काम को, तो नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि उसके लंग्स का ऑपरेशन हुआ, ठीक है। तो पास्ट का डिसकंटिन्यूड एक्शन हुआ, इसका वास्ता से पास्ट से है, इस वजह से यहाँ पे क्या यूज किया जाएगा सर, यूज्ड टू। बस यही डिफरेंस है दोनों में, ठीक है ना। तो बिफोर द ऑपरेशन ऑफ हिज लंग्स ही यूज्ड टू स्मोक अ लॉट, बहुत ज्यादा सिगरेट पीता है ना। फिर लिखा कि व्हेन शी वाज इन कॉलेज she dash sings a song
ठीक है ना, सिंग अ सॉन्ग इन एवरी पार्टी। अच्छा खुद बताओ, अगर कोई पर्सन कॉलेज में था, ठीक है, तो वो डांस किया करता था, गाना गाया करता था, क्लियर? क्या वो कॉलेज छोड़ने के बाद वो काम को नहीं कर सकता है? तो आप बोलोगे बिल्कुल कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता? घर पे भी अगर कोई पार्टी ऑर्गेनाइज होगी तो उसमें भी वो डांस कर सकता है, गाना गा सकता है। इसका मतलब हमें समझ में आया कि जो कॉलेज में आपका एक्टिविटी, कॉलेज में एक हैबिट हुआ करता था, वो हैबिट आप प्रेजेंट में अभी भी अप्लाई कर सकते हो। तो इसी सिचुएशन के लिए हम लोग यूज टू का ना यूज करके कौन सा यूज करेंगे सर? वुड का यूज, ठीक है। व्हेन शी वाज इन कॉलेज शी वुड सिंग अ सॉन्ग इन एवरी पार्टी, क्लियर? नेक्स्ट एग्जांपल, पहले थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट समझोगे। क्लियर? पहले ये पॉजिटिव सेंटेंस आपको समझ में आ गया, ये जो इतना भी लिखा गया वो सबका सब अफर्मेटिव सेंटेंस की बात की जा रही है। अब जब अगर सेंटेंस को नेगेटिव बनाने की बात आएगी, क्या बनाने की बात आएगी सर? नेगेटिव बनाने की बात आएगी, तो आप दो कॉन्सेप्ट को फॉलो करोगे। क्यों? क्योंकि इसका नाम ही है सेमी मॉडल्स। फिर से हम नाम ले लिया गया सेमी मॉडल्स। का मतलब क्या हुआ कि वो हेल्पिंग वर्ब के तरीके से भी यूज हो सकता है और मेन वर्ब के तरीके से भी यूज हो सकता है। तो जब हेल्पिंग वर्ब के तरीके से यूज होगा तो इसी में नॉट लगाओगे, तो सेंटेंस बनेगा यूज नॉट टू। क्या बनेगा सर? यूज नॉट टू। लेकिन जैसे ही सर आप इसको मेन वर्ब, किसको? यूज को अगर मेन वर्ब के तरीके से यूज करोगे तो पास्ट होने की वजह से पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा सर? डिड। पास्ट का हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? डिड। तो डिड नॉट जैसे ही लिखोगे तो डिड नॉट के बाद ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे, तो यूज ना होकर के क्या होगा सर? यूज। तो दो तरीके से हमारा नेगेटिव तैयार हुआ। एक तो आप डायरेक्ट यूज्ड में नॉट लगा दो, उसके बाद 2+V1 का यूज करोगे, या तो डिड नॉट लिखोगे उसके बाद यूज्ड टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखोगे। दो सिचुएशन तैयार हुआ, लेकिन दोनों के मीनिंग में जरा सा भी डिफरेंस नहीं है, बट लिखने का तरीका बदला, दोनों का मीनिंग एग्जैक्ट सेम है, ठीक है ना। फिर लिखा गया आई डैश टू टॉक लाइक दिस, ठीक है ना, ऐसे बोला गया। आगे सेंटेंस का नेगेटिव बनाना है, तो नेगेटिव बनाने के लिए आप क्या यूज करोगे? आई यूज्ड नॉट टू। क्या बोला गया सर? आई यूज्ड नॉट टू टॉक लाइक दिस। एक सेंटेंस तो हमारा ये बन गया, आई यूज्ड नॉट टू टॉक लाइक दिस। मैं पहले ऐसे बात नहीं किया करता, ठीक है ना, ऐसे बोला गया। दूसरा नेगेटिव आप कैसे बना सकते हो सर? डिड का यूज करके। तो क्या बोलोगे? आई डिड नॉट यूज टू टॉक। क्या बोला गया सर? आई डिड नॉट यूज टू। ध्यान देने वाली बात है, जैसे डिड लगाया गया तो यूज्ड ना लिख कर क्या लिखा जाएगा सर? यूज। ये आप बचपन से ही टेंस में पढ़ते आ रहे हो कि जैसे सेंटेंस में डिड का यूज कर दिया गया तो आगे वर्ब का बेस फॉर्म, मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म यूज करोगे। ये तो आपको समझ में आ गया। तो नेगेटिव कैसे बनाया जाएगा सेंटेंस का आप लोग समझ गए। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए भी सेम कॉन्सेप्ट, आप यूज्ड को भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में कर सकते हो। क्या कर सकते हो सर? यूज्ड को सेंटेंस के स्टार्टिंग में कर सकते हो। तो क्या बोल सकते हो? यूज्ड आई टॉक लाइक दिस, ठीक है ना, यूज्ड आई टू टॉक लाइक दिस, ऐसा सेंटेंस बनेगा, ठीक है। या सेंटेंस को डिड से भी बना सकते हो, तो डिड आई यूज टू टॉक लाइक दिस। देख रहे हो, ठीक है। दोनों सेंटेंस के मीनिंग में कोई फर्क नहीं है। आप यूज्ड को भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब बना सकते हो और डिड को भी सेंटेंस का हेल्पिंग वर्ब बना सकते हो। ये दो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हुआ सर, कि जब अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने की बात आती है तो यूज्ड टू एंड वुड का सेंटेंस में कैसे फंक्शन होता है, कैसे आप पास्ट डिसकंटिन्यूड एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए क्या यूज करते हो सर? यूज्ड टू। लेकिन अगर वो एक्शन प्रेजेंट में भी गोइंग ऑन हो सकता है तो उसके लिए आप क्या यूज करोगे? वुड। एक बहुत ही ऐसे देखा जाएगा तो सेकेंडरी लेवल पे तो नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव लेवल पे ये पॉइंट मैटर करता है। अगर यूज टू के पहले कोई हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज किया गया, ठीक है ना, तो ऐसे तो हम लोग कॉन्सेप्ट जानते हैं कि यूज टू या टू, जैसे सेंटेंस में टू का यूज किया जाता है तो टू के बाद ऑलवेज एंड ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलते हो आप। टू डांस, टू वॉक, टू ईट, टू प्ले, ऐसे तो यूज करते हो ना। लेकिन अगर यूज टू के पहले इज, एम आर, वाज, वर इस टाइप का हेल्पिंग वर्ब यूज किया गया है तो आगे सेंटेंस में यूज टू के बाद कोई भी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं, उसके बाद एक जेरंड का यूज होगा। और वो जेरंड मतलब वर्ब का कौन सा फॉर्म? आईएनजी फॉर्म। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग बहुत ही डिटेल में समझेंगे कौन सा जेरंड क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है एंड पार्टिसिपल क्या होता है, तीनों में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आप ये समझोगे कि इज एम आर के बाद अगर यूज टू लिखा हुआ है, किसके बाद सर? इज एम आर के बाद अगर यूज टू लिखा हुआ है तब उसके बाद आप जेरंड का यूज करोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग इसको और अच्छे से समझेंगे। फिर लिखा गया, जैसे एग्जाम्पल लिखा गया, ही इज यूज टू प्लेइंग। क्या लिखा गया? यूज टू प्लेइंग, ठीक है ना। फिर लिखा गया आई एम यूज टू स्लीपिंग लेट, यूज टू स्लीपिंग लेट, ठीक है। देख रहे हो टू के
टू होने के बावजूद भी वर्ब का कौन सा फॉर्म, आईएनजी फॉर्म। किस फॉर्म में सर, जेरंड के फॉर्म में यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। ये चीज आप लोग समझ गए, किसका फंक्शन, यूज टू। तो आप नॉर्मल इस टाइप से हजारों सेंटेंस बना सकते हो कि आई यूज टू ये, आई यूज टू वो, ठीक है ना। तो आपने एक नजर इसको देख लो, बेसिकली थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन, हम लोग जितना भी चीज पढ़े उसको 2 मिनट में कर लेते हैं, उसके बाद आपका लेक्चर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, एक कॉन्सेप्ट और आपको देखना था, ठीक है ना, उसके बाद हम लोग थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन करेंगे। एक कॉन्सेप्ट आप लोग और समझोगे थोड़ा सा, कि अगर कोई भी मॉडल्स की बात की जाती है, ठीक है, हम लोग किस चैप्टर को पढ़ रहे हैं, मॉडल्स, ठीक है, कोई भी मॉडल्स की बात की जाती है तो इनफैक्ट हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही समझा कि इसके बाद वर्ब का ऑलवेज, वर्ब का वर्ब कौन सा फॉर्म यूज किया जाएगा, फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना। इसी चीज को आपको समझना है। ये जो हमारा सेंटेंस है ना, ये हमारा इंडेफिनिट में भी लिखा जा सकता है, किस चीज में सर, इंडेफिनिट में भी लिखा जा सकता है, कॉन्टिन्यूअस में भी लिखा जा सकता है, परफेक्ट में भी लिखा जा सकता है, ठीक है ना। तो लेकिन ये जो बेसिक जनरल कॉन्सेप्ट है वो गलत नहीं होगा कभी भी, ठीक है। हम लोग ने जो समझा कि मॉडल्स के बाद ऑलवेज और ऑलवेज वर्ब का फर्स्ट फॉर्म वो ऑलवेज अप्लाई होता है, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल आप देखोगे, एग्जांपल से लास्ट कॉन्सेप्ट है, थोड़ा सा समझोगे, स्पोकन इंग्लिश के लिए, स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। ऐसे स्पोकन इंग्लिश के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा का पूरा मॉडल्स ही, ठीक है, आप इसके यूसेस के बिना भी सेंटेंस बना नहीं पाओगे, है ना। तो जैसे लिखा गया आपके पास एग्जाम्पल, यू शुड राइट अ लेटर, ठीक है। इफ आई से टू यू, ठीक है ना, अगर मैं आपसे ये चीज बोलता हूँ कि यू शुड राइट अ लेटर, तो अगर मैंने बोला आपसे कि यू शुड राइट अ लेटर, तो आप लेटर कब लिखोगे, थोड़ा सा, ठीक है, कॉन्सेप्चुअली समझोगे कि आप लेटर कब लिखोगे। पॉसिबिलिटी दो हो सकती है, या तो जिस टाइम बोला गया उसी टाइम आप लेटर लिखना स्टार्ट कर दो, या तो कुछ देर बाद आप फ्यूचर में लिखोगे। पॉसिबिलिटी दो तैयार हुई कि एक तो प्रेजेंट में भी एक एक्शन को डन किया जा सकता है और एक फ्यूचर में भी डन किया जा सकता है, ठीक है ना। तो ये सिचुएशन का आप लोग समझे, जब मॉडल्स के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखा जा सकता है तब पॉसिबिलिटी कितनी होती है सर, दो चीज की पॉसिबिलिटी होती है कि वो एक्शन प्रेजेंट में भी डन हो सकता है एंड फ्यूचर में भी, ठीक है। सेकंड आप देखोगे कि जब इसको कॉन्टिन्यूअस, जब कोई भी मॉडल्स को कॉन्टिन्यूअस एक्शन में लिखा जा सकता है, तो देखोगे आप लोग यहाँ पे लिखा है कॉन्टिन्यूअस के लिए हम लोग वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं सर, बी फॉर्म, शुड बी, शुड बी। तो बी तो अपने आप में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही है ना, तो शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये कॉन्सेप्ट गलत तो नहीं हो रहा, शुड के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही तो लिखा गया है, लेकिन कॉन्टिन्यूअस होने की वजह से वर्ब का कौन सा फॉर्म लिखा गया, आईएनजी फॉर्म। अच्छा, यू शुड बी राइटिंग अ लेटर, इसका मतलब समझ में आया, जिस टाइम बोला गया उसी टाइम तो ये एक्शन गोइंग ऑन है। जैसे एक सिंपल से एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। जैसे बोला गया एक पर्सन अपने फ्रेंड को कॉल कर रहा है, बेसिकली हम बोले डोंट कॉल हिम, ही मे बी ड्राइविंग एट द मोमेंट। क्या बोला गया सर, डोंट कॉल हिम, ही मे बी ड्राइविंग एट द मोमेंट। उसे कॉल करने के लिए मना इसलिए किया जा रहा है क्योंकि उसी मोमेंट पे वो बंदा कार ड्राइव कर रहा होगा। अब हमें कैसे पता कि वो कार ड्राइव कर रहा, पॉसिबिलिटी स्ट्रॉन्ग के साथ हम लोग मे का यूज करके बोला गया, तो हम उसे अच्छे से जानते होंगे, ठीक है, तभी तो बोला गया ना। जब आप किसी को क्लोजली जानते हो तभी तो आपको पता होगा कि इस टाइमिंग में वो क्या कर रहा होगा, ठीक है। इस वजह से बोला गया ही मे बी ड्राइविंग, उस टाइम उसका एक्शन वो क्या होगा सर, गोइंग ऑन, ठीक है। फिर लिखा गया यू शुड हैव रिटन अ लेटर। इस चीज, ये कॉन्सेप्ट का आप लोग समझोगे, आप ये होता है पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन। कौन सा एक्शन सर, अनफुलफिल्ड एक्शन, एक एक्शन जो आपको करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया, या आपको नहीं करना चाहिए था लेकिन आपने किया, ठीक है। अब बेसिकली देखा जाए इस चीज को, आप लोग समझोगे कि जैसे बेसिकली आप किसी से बहुत ही अनप्लीजेंट मैनर में बिहेव करते हो और आपको उस चीज का रिग्रेट हो रहा, ठीक है, फिर आपसे आप बाद में उन पर्सन से क्या बोलोगे, आई शुड नॉट हैव बिहेव टू यू लाइक दिस, मुझे आपसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी, ठीक है, मुझे आपसे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। तो नहीं करना चाहिए था लेकिन आपने किया, ठीक है ना। या आपको नहीं करना चाहिए था आपने किया, या आपको करना चाहिए था लेकिन आपने नहीं किया। जब दोनों ऐसा सिचुएशन क्रिएट होगा ना, तब इसी को हम लोग बोलते हैं पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन, ठीक है। उसके साथ हम लोग शुड हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म, कुड हैव थर्ड फॉर्म, वुड हैव, माइट हैव, आउट टू हैव, कुछ भी यूज कर सकते हो, ठीक है। और वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज कर सकते हो सर, थर्ड फॉर्म। तो ये पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन एक्सप्रेस करने लगेगा। जैसे एग्जांपल लिखा गया, इट वाज कोल्ड हियर। जैसे आप कहीं पे टूर पे जा रहे हो, आप यहाँ के क्लाइमेट के अकॉर्डिंग चले गए, ठीक है, कि यहाँ तो बहुत ज्यादा गर्मी है, आप अब चले गए कश्मीर, ठीक है ना। तो आपको वहाँ पता नहीं था कि वहाँ कोल्ड होता है, ठीक है, वहाँ का वेदर बेसिकली कोल्ड है और अपना वुलन क्लॉथ्स नहीं ले गए, ठीक है। तो वहाँ पर आप पहुंचे, तो वहाँ जिस फैमिली के यहाँ आप रुकोगे, स्टे करोगे, ठीक है, तो वहाँ कोई लोग बोलते हैं आपको कि इट वाज कोल्ड हियर,
ठीक है ना, यू शुड हैव ब्राउट योर वूलन क्लॉथ्स, आपको अपनी जो गर्म कपड़े थे वो लाने चाहिए थे लेकिन आपने लाए नहीं। तो पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन है सर, ठीक है। तो पास्ट का अनफुलफिल्ड एक्शन यूज होगा तो आप यूज करोगे शुड हैव के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म, थर्ड फॉर्म, शुड हैव ब्राउट योर वूलन क्लॉथ्स, आपको वूलन क्लॉथ्स लाने चाहिए थे लेकिन आपने नहीं लाए। फिर लिखा गया व्हेन राहुल वाज चाइल्ड, अब जैसे देखो एक बच्चा है राहुल नाम का, वो बहुत ही बदतमीजी से बात करता है लोगों से, ठीक है, अपने बड़ों से भी बहुत ही बदतमीजी से बात करता है। तो एक पर्सन ने बोल दिया, ठीक है, एक पर्सन ने उसे बोला कि जब राहुल या उनके पापा को बोल दिया, ठीक है, कि जब अब ये राहुल छोटा था ना तो इसे कुछ मैनर सीख लेनी चाहिए थी, इन पे कोई तमीज नहीं है बात करने का। तो राहुल को मैनर सीखनी चाहिए थी लेकिन वो सीखा नहीं, क्लियर। तो व्हेन राहुल वाज चाइल्ड, ठीक है ना, ही आउट टू लर्न, क्या बोला जाएगा सर, आउट टू, देखो आउट टू मोरल वैल्यू के लिए हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो आउट टू हैव लर्नड, क्या बोला जाएगा सर, आउट टू हैव लर्नड सम मैनर्स। व्हेन राहुल वाज चाइल्ड ही आउट टू हैव लर्नड सम मैनर्स, उसे कुछ मैनर्स सीख लेनी चाहिए थी लेकिन वो सीखा नहीं, ठीक है ना। फिर एक एग्जांपल हमारे पास लिखा गया डोंट कॉल हर, फिर से एग्जांपल अभी बोले थे ये चीज, डोंट कॉल हर सी डैश ड्राइविंग एट द मोमेंट। तो अगर किसी को बोला जा रहा है कि इस मोमेंट पे, तो मोमेंट पे, इस मोमेंट पे कोई ना कोई एक्शन गोइंग ऑन होगा। जैसे इस मोमेंट पे आप क्या पढ़ रहे हो सर, मॉडल्स पढ़ रहे हो, ठीक है, आई एम टीचिंग मॉडल्स एंड यू आर वॉचिंग द लेक्चर एट दिस मोमेंट, इसी मोमेंट पे तो आप ये काम कर रहे हो। तो एक मोमेंट की बात करें तो उस मोमेंट में एक एक्शन क्या होता है सर, गोइंग ऑन होता है, ठीक है ना। आप लेक्चर देख रहे हो, आपका भाई गेम खेल रहा होगा इसी मोमेंट पे, ठीक है। तो डोंट कॉल हर सी मे बी ड्राइविंग, क्या बोलोगे सर, मे बी, पॉसिबिलिटी है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है। मे बी कैसे कब बोला जा रहा है, बोलने वाला बंदा उसको जानता होगा अच्छे से, ठीक है ना। फिर लिखा गया करण हैड फॉरगेटन द कीज, करण हैड फॉरगेटन द कीज ही डैश देम विथ हिम, उसे चाबी लानी चाहिए थी लेकिन वो लाया नहीं, चाबी भूल गया। तो चाबी लानी चाहिए थी लेकिन वो लाया नहीं, ठीक है। तो सेम सिचुएशन क्रिएट हुआ, इस वजह से आप क्या लिखोगे, ही शुड हैव ब्राउट देम, क्या लिखोगे सर, ही शुड हैव brought them with him। तो आपको ये सिचुएशन समझ में आ गया होगा, ठीक है, कि पास्ट के अनफुलफिल्ड एक्शन को रेफर करने के लिए हम लोग कैसे कुड हैव, शुड हैव, मस्ट हैव, ठीक है, आउट टू हैव के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, ठीक है। और बेसिकली जब कोई भी मॉडल्स को आप इंडेफिनिट में लिखते हो, कॉन्टिन्यूअस में लिखते हो एंड परफेक्ट में लिखते हो तो दोनों तीनों में क्या सेंस तैयार होता है, ठीक है ना। तो ये कॉन्सेप्ट था बेसिकली स्पोकन पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जब सिचुएशन ऐसा क्रिएट होगा तो आपको बोलना पड़ेगा, है ना। तो बस 5 मिनट का और ये लेक्चर होगा, टोटल को रिकैपिचुलेट करते हैं 5 मिनट में, उसके बाद आपका डन, ठीक है ना। ओके, एक नजर हम लोग देख लेते हैं क्या, ठीक है, पूरे के पूरे चैप्टर में आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा, एक बार रिकैपिचुलेशन, ठीक है। सबसे पहले बेसिकली आपको बताया गया कि जब परमिशन की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है सर, आप लोग साथ साथ बोलोगे, किसकी बात, परमिशन। तो परमिशन की बात करें तो परमिशन या तो गिव एंड टेक, ठीक है ना, परमिशन आप किसी को दे सकते हो या परमिशन आप किसी से ले सकते हो, यही दो सिचुएशन तो होगा ना। आपके पास पावर है तो परमिशन दोगे, ठीक है, आप बच्चे हो, स्टूडेंट हो तो आप टीचर या अपने बड़ों से परमिशन लोगे, यही दो सिचुएशन क्रिएट होती सर, ठीक है। परमिशन भी फॉर्मल हो सकता है सर एंड इनफॉर्मल हो सकता है। फॉर्मल इनफॉर्मल में डिफरेंस आपको समझ में आया। जब ऑफिशियल जगह की बात की जाती है, आप स्कूल में हो, इंस्टीट्यूट में हो, ठीक है, कहीं पे भी एक ऑफिशियल जगह पे हो तो आप फॉर्मल बिहेवियर की बात करते हो, इस वजह से वहां पे क्या यूज किया जाता है सर, मे का यूज किया जाता है। लेकिन जब इनफॉर्मल बिहेवियर की बात की जाती है, अपने फ्रेंड से बात करते हो, अपने रिलेटिव से बात करते हो, ठीक है, तो वहां पे आप परमिशन लेने के लिए क्या यूज कर सकते हो सर, कैन का यूज, ठीक है ना। ओके, आप अपने फ्रेंड से, अपने टीचर से बोल सकते हो, आप अपने टीचर से क्या बोलोगे, मे आई टेक योर पेन सर, लेकिन अपने फ्रेंड से क्या बोल सकते हो, कैन आई टेक योर पेन राहुल, या जो भी उसका नाम है, ठीक है ना। दोनों में ये डिफरेंस है थोड़ा सा। तो आप लोग परमिशन के बेसिकली समझ गए। नेक्स्ट आपके रिक्वेस्ट की बात आती है, किसकी बात आती है सर, रिक्वेस्ट की, ठीक है। तो रिक्वेस्ट की बात करें तो रिक्वेस्ट का सेंस हमेशा कैसा तैयार होता है, हम्बल, पोलाइट। आप जब भी किसी से रिक्वेस्ट करते हो तो आपका नेचर बहुत ही ज्यादा पोलाइट होता है, बहुत ही ज्यादा हम्बल होता है। तीसरा पॉइंट ये स्पीकर्स कॉन्सर्न होता है, क्या होता है सर, स्पीकर कॉन्सर्न। स्पीकर कॉन्सर्न बोलने का मतलब आपकी जरूरत छिपी होती है इसमें, आप तभी तो किसी से हेल्प मांगते हो जब आपकी जरूरत छिपी होती है। तो इसमें अब रिक्वेस्ट भी हमारा फॉर्मल हो सकता है एंड इनफॉर्मल हो सकता है, रिक्वेस्ट भी फॉर्मल एंड इनफॉर्मल। तो फॉर्मल एटीट्यूड, फॉर्मल बिहेवियर की बात करो तो आप क्या यूज करोगे सर, वुड का, किसका यूज करोगे, वुड का, ठीक है। और अगर इनफॉर्मल बिहेवियर की बात करोगे तो क्या यूज करोगे सर, कुड का, ठीक है। जैसे आप बेसिकली बाहर कहीं पे भी कोई भी पब्लिक प्लेसेस पे जाओगे तो आपका क्या, एक आपकी ड्यूटी क्या होती है कि आप फॉर्मल सबसे बिहेवियर करो, ठीक है। नॉर्मल बदतमीजी करने का आपका कोई ये नहीं है, ठीक है। बदतमीजी आप अपने फ्रेंड लोग से ही कर सकते हो, अपने बड़ों से तो कर नहीं सकते, ठीक है। या अननोन पर्सन कोई
कोई भी है तो कहीं ना कहीं फॉर्मल बिहेवियर की बात की जाती है, तो हमेशा क्या यूज किया जाएगा सर, वुड का। आप एक रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं अगर वेटर से भी आप बात करते हो तो वेटर से भी आप बदतमीजी से नहीं बात कर सकते हो, एक तमीज होना चाहिए बात करने का, ठीक है। आप उसे भी एक रिस्पेक्ट दोगे, वो भी अपना काम कर रहा है ना। अब जैसे वो वेटर का ही काम कर रहा है तो अपना काम ईमानदारी से तो कर रहा है ना, ठीक है। तो आपको भी उसे रिस्पेक्ट देना आपकी एक ड्यूटी है, ठीक है। तो आप वहां पे भी उससे बात करोगे, वुड आई हैव अ ग्लास ऑफ वाटर, वुड आई हैव अ बॉल ऑफ सूप, वुड आई हैव अ कप ऑफ कॉफी, इस टाइप से बोलोगे, ठीक है ना। नेक्स्ट, तो ये रिक्वेस्ट आप लोग समझ गए। लेकिन फ्रेंड से बात करोगे, अपनी मॉम से बोलोगे तो मॉम से क्या बोल सकते हैं, ठीक है। कुड यू कुक अ प्लेट ऑफ व्हाटएवर, जो भी आप खाना चाहते हो उस टाइप से मॉम से बोल सकते हो, अपने फ्रेंड से बोल सकते हो, है ना। जैसे इसको एक बहुत ही अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। अच्छा, एक चीज और हम लोग स्टार्टिंग में ही समझे कि ये जो मॉडल्स, पूरा का पूरा मॉडल्स का यूज किया जाता है सर, तो किस चीज को एक्सप्रेस करने के लिए, तो स्पीकर के मूड को, किस चीज को, मूड को, ठीक है। मूड को हम लोगों ने समझा कि एटीट्यूड होता है, पॉइंट ऑफ व्यू एट अ पॉइंट ऑफ टाइम। एक सिंपल सा एग्जांपल फिर से रिपीट करते हैं। जैसे मैंने अपनी सिस्टर को बोला कि बाबू मेरे लिए एक कप कॉफी बना दो, ठीक है ना, कॉफी बनाओगे मेरे लिए, तो बोलते ना भाई मेरा मूड नहीं है, ठीक है, मैं खुद थकी हुई, मेरा मन नहीं है। तो हम उससे बोले कि चॉकलेट मिलेंगे, क्या मिलेंगे, चॉकलेट। तो जैसे ही चॉकलेट का बात है तो बोलते हैं रुक भाई आते हैं 2 मिनट में बनाकर। तो ऑब्जर्वेशन से आपको पता चला कि मेरी सिस्टर का क्या चेंज हो गया सर, मूड चेंज हो गया। क्या चेंज हो गया, मूड चेंज हो गया। 2 मिनट पहले वो बोल रही थी कि कॉफी नहीं बनाने वाले, लेकिन बस जस्ट 2 मिनट में वो बोल रहे कि कॉफी बनाने वाले हैं। तो क्या चेंज हुआ सर, मूड चेंज हो गया, ठीक है ना। इसी मूड को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग मॉडल्स का यूज करते हैं। फिर एक एग्जाम्पल से समझोगे, सेम एग्जाम्पल, टीचर क्लास में बैठे हुए बहुत सारे, ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्लास में बैठे हुए और टीचर क्लास ले रहे हैं अपना। इसी दौरान क्या होता है सर, एक स्टूडेंट का फोन रिंग होता, ठीक है। अब वो क्या करता है, बेसिकली टीचर से क्या लेना चाहेगा, परमिशन। तो परमिशन के लिए कौन सा वर्ड यूज करेगा सर, फिर से मे का यूज, कौन सा, मे का, मे आई रिसीव माई कॉल सर, सॉरी, मे आई रिसीव माई कॉल सर, ठीक है। तो टीचर बोलते हैं क्या, नो यू कांट, क्लियर ना। बेसिकली अब वो क्या होता है, बार बार कॉल आने लगता है, तो वो क्या करेगा सर, अब रिक्वेस्ट। तो रिक्वेस्ट के लिए क्या यूज किया जाएगा, वुड। जैसे ही बोलोगे सर वुड आई रिसीव माई कॉल, तो टीचर का क्या चेंज हो गया सर, मूड चेंज हो गया। अब बच्चा रिक्वेस्ट करने लगा तो टीचर अब क्या कर सकते हैं, अलाउ कर सकते हैं इसको, ठीक है। ये चीज था। नेक्स्ट आया था पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी की बात, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी की बात करें तो मे, माइट और कैन का यूज करते हो। एक पॉसिबिलिटी हमारी स्ट्रॉन्ग होती है, स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कब होती है, जो आप रीजन के बेसिस पे बोलते हो। और पॉसिबिलिटी वीक कब होती है, जब आपके पास कोई रीजन नहीं होता, ऐसी बोलते हो, ठीक है। तीसरी बात आती है एबिलिटी की। तो एबिलिटी आपकी एक नेचुरल हो सकती है, और दूसरी एबिलिटी जिसमें आपको एफर्ट करना पड़ता है, ठीक है ना। जैसे कि आप बेसिकली 8 घंटे काम कर सकते हो, ठीक है, तो ये आपकी एक नेचुरल एबिलिटी हो सकती है। लेकिन बोला जाएगा कि आप 15 घंटे काम करो, तो आप कर सकते हो, लेकिन आपको उसमें स्पेशल इफोर्ट लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो उसके लिए हम इज एमआर के साथ एबल टू यूज करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हमारे नेसेसिटी, एडवाइस, सजेशन या ऑब्लिगेशन की बात आती है, तो इसके लिए हम लोग शुड का, मस्ट का या आउट टू का यूज करते हैं। बस दिनों में डिफरेंस क्या होता है कि अगर नॉर्मल होगा, वो चीज इंपॉर्टेंट नहीं होगा, तो उसके लिए हम लोग शुड का यूज करेंगे, इंपॉर्टेंट है तो मस्ट का यूज करेंगे। अगर सोशल वैल्यू की बात की जाएगी तो आउट टू। डिफरेंस आपको समझ में आया। अगर किसी की तबियत खराब है तो ही मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, ठीक है ना। अगर किसी की तबियत खराब है तो ही मस्ट कंसल्ट अ डॉक्टर, मस्ट का यूज किया जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बेसिकली अगर किसी की शर्ट पुरानी हो गई है तो शर्ट चेंज करना जरूरी भी है, नहीं करेगा तब भी वो चलेगा ना, तो शुड यूज कर सकते हो यहाँ पे, ठीक है। अगर किसी की कार पुरानी होगी तो क्या एकदम जरूरी है कि कार चेंज करे ही, ठीक है, नहीं भी करेगा तभी काम चलने वाला, तो यहाँ पे शुड का यूज, ये बस थोड़ा सा सेंस का चेंज आता है, ठीक है ना। अब देखो पर्पस बताने के लिए हम लोग सो दैट का यूज किया, और इसके साथ मे एंड माइट, ठीक है। यू बेसिकली यू गो टू मार्केट इन द मॉर्निंग सो दैट यू बाई सम फ्रूट, सम फ्रेश फ्रूट्स, ठीक है, सम फ्रेश वेजिटेबल्स, इस टाइप से आपकी एक पर्पस है। यू गो टू स्कूल सो दैट यू कैन गेट बेटर एजुकेशन, ठीक है ना। आप कोई भी इंस्टीट्यूट में, कोई भी स्कूल में आप एडमिशन करवाते हो, क्यों, आपका पर्पस है इसके पीछे कि आप एजुकेशन, अच्छा एजुकेशन अक्वायर कर सको, ठीक है ना। अब नेक्स्ट यूज टू, डेयर एंड नीड, डिफेक्टिव एंड सेमी मॉडल्स का यूज हम लोग समझ गए कैसे। यूज टू का यूज पास्ट हैबिट, ठीक है, बताने के लिए बेसिकली यूज किया जाता है, और बिल एंड सेल के भी फंक्शन को समझे, ठीक है। तो आई होप आपको सारा लेक्चर बेसिकली कंप्लीट हो गया होगा, है ना। आप लोग एक बार अगर लाइव में समझ में नहीं आया तो आप एक बार फिर से रिकैप कर सकते हो, फिर से रिपीट कर सकते हो, ठीक है। आप लोग देख लो एक बार, बेसिकली ये जो मॉडल्स का चैप्टर है सारे चीज को कवर करने की कोशिश की गई, ठीक है ना। अप्रॉक्स 1 आवर 15 मिनट का ये लेक्चर है, लेकिन पूरा का पूरा मॉडल्स के यूसेज को कवर किया गया, ठीक है। अपना जितना भी एफर्ट था इसमें डाल दिया गया, ठीक। और तो आप बेसिकली इसका नोट्स जो है
हैंड रिटन नोट्स आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड करके उसका नोट्स बना सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको समझ में तो आप उससे भी नोट से भी हेल्प ले सकते हो, ठीक है ना। ओके, तो लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे सर? नॉन फाइनाइट्स में हम लोग जेरंड, पार्टिसिपल एंड इन्फिनेटिव में क्या डिफरेंस होता है, इसका क्या यूसेस है, उस चीज को हम लोग डिटेल में समझेंगे, ठीक है। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।